आइए हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का बात कर रहे हैं। अभी हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो हमारा हेडिंग्स है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन यदि हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग की जरूरत किसका पड़ेगा, पहले रिक्वायरमेंट किसकी है उसका बात हम लोग करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं बोला यहाँ पे आपको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले एक डीएनए चाहिए। सबसे पहला आपको डीएनए रेप्लिकेशन होता है कॉपी बढ़ाना, रेप्लिकेट कर देना वाला नंबर बढ़ाना। तो डीएनए रेप्लिकेशन आपको करना है तो बिना डीएनए का डीएनए रेप्लिकेशन हो नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको एक डीएनए चाहिए, उसके बाद एक एंजाइम चाहिए हेलिकेज। सबका यूज करेंगे हम लोग, हेलिकेज एंजाइम की जरूरत आपको पड़ेगी। क्लियर हो गया। उसके बाद चाहिए हमको एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे कि क्या फंक्शन है, क्या करता है। तो पहले डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो उसके लिए डीएनए चाहिए, एंजाइम हमको हेलिकेज चाहिए, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए, प्लस हमको चाहिए उसके बाद टोपो आइसोमरेज। ये जो टोपो आइसोमरेज है ये दो टाइप का होता है, एक टोपो आइसोमरेज 1, एक टोपो आइसोमरेज 2। 2 को ही हम लोग गायरेज भी बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोट के केस में मिलता है। क्लियर हो गया। इसको हम लोग टोपो आइसोमरेज 2 को हम लोग गायरेज भी बोल देते हैं। ये जो गायरेज आप वर्ड यूज करते हो ये प्रोकैरियोट के लिए यूज करते हो, यानी प्रोकैरियोट के केस में आप गायरेज वर्ड यूज करते हो प्रोकैरियोट के केस में। तो मैं बोला कि हमको डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो पहले डीएनए चाहिए, क्योंकि डीएनए से ही डीएनए बनेगा, फिर हेलिकेज चाहिए, फिर एसएसबी प्रोटीन चाहिए, फिर टोपो आइसोमरेज चाहिए। टोपो आइसोमरेज कितने टाइप का होता है, टोपो आइसोमरेज 1 एंड टोपो आइसोमरेज 2। टोपो आइसोमरेज 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो गायरेज। और ये गायरेज क्या है, कहां मिलेगा, तो प्रोकैरियोट में मिलेगा। क्लियर हो गया। अब आइए हमको चाहिए आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज मैं बोला कि कहीं भी एज लगा होगा तो एज से एंजाइम पता चल जाएगा। यहां भी एज लगा मतलब ये एंजाइम है, एज लगा हुआ एंजाइम है। क्लियर हो गया। एज लगा हुआ एंजाइम है, एसएसबी में एज नहीं लगा हुआ, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, तो इससे वो एंजाइम नहीं है। यानी आपको हेलिकेज एंजाइम चाहिए, आपको टोपो आइसोमरेज एंजाइम चाहिए, आपको चाहिए आरएनए प्राइमेज एंजाइम चाहिए। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मैं अभी अभी आपको बताया था कि नाम है डीएनए पॉलीमरेज, तो इसका मतलब क्या बनाएगा, तो सबसे पहली बात हो गया कि नाम है डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट आगे में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वो डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वो 3 टाइप का होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। हम तीनों का फंक्शन अलग अलग बताएंगे, लेकिन डीएनए का फॉर्मेशन में जो मेनली इन्वॉल्व होता है, यानी जो डीएनए का पूरा फॉर्मेशन करता है, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। यानी डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम यदि कोई बोले तो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा। हम तीनों का फंक्शन आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी रिक्वायरमेंट केवल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, रिक्वायरमेंट। और नेक्स्ट एंड लास्ट एंजाइम हो गया लाइगेज। ये लाइगेज जो ये लट्ठा ऑफ द डीएनए भी है, यानी डीएनए को यदि कहीं जोड़ना है तो लाइगेज ही जोड़ देगा, यानी इसको लट्ठा भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो आपको यदि डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो आपको इतना चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि इतनी चीज यदि आपके पास में होगा तो आप डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हो। प्लस इसके साथ में ये सब आपका मेनली एंजाइम की बात कर दिया मैंने। हेलिकेज एंजाइम हो गया, एसएसबी तो खैर प्रोटीन है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम हो गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, लाइगेज एंजाइम हो गया। क्लियर हो गया। अब यदि आपको डीएनए बनाना है तो डीएनए बनाने के लिए रॉ मटेरियल आपको न्यूक्लियोटाइड चाहिए, क्योंकि डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब हो गया यदि हमको डीएनए बनाना है तो हमको न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमको न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए। अभी आपको न्यूक्लियोटाइड क्लियर किया कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बना हुआ, बेस, शुगर और फॉस्फेट। यदि डीएनए बनाना तो शुगर कौन सा होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, और बेस में जो होगा थायमिन बेस होगा। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन तो आरएनए और डीएनए दोनों में, लेकिन थायमिन केवल डीएनए में है। तो थायमिन मिलेगा स्पेशलाइज डीएनए के लिए। ये क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड हमको चाहिए, न्यूक्लियोटाइड होगा तभी डीएनए आपका बन पाएगा। यदि न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, इतना चीज हो और न्यूक्लियोटाइड नहीं हो तो डीएनए बन जाएगा, कभी डीएनए नहीं बने। इसी न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज कौन करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज 3। इसी न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 जोड़ते हुए एक चेन बना देगा, जिसके कारण उससे डीएनए का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया। इतना एंजाइम हम लोग आखिर क्यों लिए, इसके पीछे रीजन क्या। तो सबसे पहली बात हो गई कि जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हम आपको बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, डबल स्टैंडर्ड होता है प्लस हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो मैं यहाँ पे हेलिक्स ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए।
हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये हेलिक्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एंटी पैरेलल होता है तो पता है, एक स्ट्रैंड हमने यहाँ पे लिख दिया 5 प्राइम, तो दूसरा स्ट्रैंड आपका हो जाएगा 3 प्राइम, और यहाँ पे यदि ये 5 प्राइम हो गया एक इंड, तो दूसरा 3 प्राइम इंड हो गया, और दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे 5 है तो इसको 3 प्राइम लिख दूंगा, और ये आपका 5 प्राइम होगा। ये एंटी पैरेलल हो गया। पैरेलल इसलिए कि कट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये कट किया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली कट नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर आपके 2D में है। ये 3D में पिक्चर होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा। अब यहाँ पे देखिए ये गैप है, लेकिन आप यदि सामने से यदि इसका पिक्चर आप खींचेंगे तो ये दोनों स्टैंड लगे कि आपस में सटा हुआ है, लेकिन ये दोनों स्टैंड के बीच में डिफरेंस है। और सबसे कॉमन डीएनए जो होता है वो बी डीएनए होता है, जिसमें 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। ये दोनों डीएनए के स्टैंड के बीच में जो होगा 20 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस होगा, लेकिन आप इधर से फोटो यदि इसका खींचिए तो ये दोनों स्टैंड लगेगा कि आपस में चिपका हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों आपस में सटा हुआ नहीं है, क्योंकि आपने बोला है कि डीएनए क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। होगा और हेलिक्स के फॉर्म में होता है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है। कौन सा मॉडल है? डबल है। और इसको प्रूव किया है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने ही बोला है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है। अभी आगे उसमें हम लोग बात करेंगे। तो ये डबल हेलिक्स मॉडल है, यानी हेलिक्स के फॉर्म में। किस फॉर्मेट में? हेलिक्स, मतलब स्पाइरल फॉर्मेट पे है। सिंगल ऐसे सीढ़ी नुमा नहीं है, यदि लेडर लाइक नहीं है, जैसे बांस की सीढ़ी होती है उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है। ये हेलिक्स के फॉर्म में, यानी स्पाइरल मैनर में है। स्पाइरली इस तरीके से है और एंटी पैरेलल है। एक स्ट्रैंड यदि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, एक दूसरे को कट नहीं करेगा। और बी डीएनए तो 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था तो उसमें आपको ये चीज बोला गया था। डीएनए का वहां पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए में क्या अंतर है वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। ऐसे हम थोड़ा जो आ रहा है हम उसको बोल रहे हैं। अब आइए, अब एंजाइम यूज होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तो ये जो डीएनए आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है, क्लियर हो गया। तो हेलिकल स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब ये हेलिक्स हो गया। अब ये क्या करेगा, तो ये हेलिक्स को हमको सबसे पहले खोलना है। ये ऐसे हेलिक्स था, इस हेलिक्स को ओपन अप करना है। क्या करना है? ओपन अप। ये पहले ऐसे क्या है, हेलिक्स है। ये हेलिक्स किसके कारण है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बना है? तो बेस पेयर के बीच में बना है। यहाँ पे जो एक स्टैंड पे एड्रीन है तो दूसरे स्टैंड पे थायमिन होगा, और ये दोनों आपको क्या करेगा, बेस पेयरिंग करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। तो इधर यदि आपका थायमिन है तो इधर क्या मिलेगा, एड्रीन मिलेगा, और ये दोनों बेस पेयरिंग करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, दो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। तो इस तरीके से ये जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है तो इसमें बेस होगा। तो एक स्ट्रैंड का बेस दूसरे स्ट्रैंड के बेस के साथ में क्या करता है, पेयरिंग करता है। एक स्ट्रैंड पे यदि इधर वाले स्ट्रैंड पे यदि एग्रीन बेस है तो इधर वाला स्ट्रैंड पे थायमिन बेस होगा, और ये दोनों आपस में क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा। तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ा हुआ होगा, किसके मदद से? तो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। तो इसी के कारण ये हेलिक्स के फॉर्म में रहता है। यदि आप हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ से हटा दो तो ये हेलिक्स इसका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपको यदि कोई बोले कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है तो उसमें जो हेलिक्स है वो किस बॉन्ड के कारण है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बना हो? तो बेस पेयर के बीच में बना हो। इसका मतलब हो गया कि जो हेलिक्स है ये आपके इस बेस पेयर के कारण यहाँ पे है। अब ये जो बेस पेयर है तो ये किसके कारण है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। यदि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो तो बेस पेयर में होगा ही नहीं। तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस हेलिक्स का फॉर्मेशन किया हुआ। किसका फॉर्मेशन किया? हेलिक्स का। अब हमको क्या करना है कि इस हेलिक्स को ओपन अप करना है। अब एक स्ट्रक्चर में हमको क्या करना है, ये ओपन अप करना है। अब हेलिक्स को मैं यहाँ पे ओपन अप कर रहा हूं, ये आपको खोल रहा हूं। तो ये खोलूंगा कैसे? यहाँ जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को मेरे को क्या करना पड़ेगा कि हटाना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाना। यदि आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं हटाओगे तो ये हेलिक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये हेलिक्स खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा। हेलिक्स तो बना हुआ है, ये आपका हेलिक्स बना हुआ है। ये स्ट्रैंड का डायरेक्शन आपके पास में है, ये आपका स्ट्रैंड का एंटी पैरेलल डायरेक्शन आपके पास में है। और आपका यहाँ पे जो ये आपका हेलिक्स था, इस हेलिक्स को मैंने यहाँ पे लोकल लेवल पे ओपन किया, हेलिक्स को हटा दिया। हेलिक्स को क्या किया? हटा दिया। तो एकदम क्लियर करिएगा, मैं यहाँ पे जो आपका हेलिक्स बना हुआ था उस हेलिक्स को मैं ओपन करना चाहता हूं। यदि ये ओपन नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, पहली बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको पहले डीएनए के हेलिक्स को ओपन करना है। और ओपन करना तो एक ही बार में पूरा ओपन नहीं होगा, एक बार में आप पूरा ओपन कर भी नहीं सकते हैं। ओपन लोकल लेवल पे होगा,
छोटे छोटे लेवल पे ओपन होता जाएगा और डीएनए का नया चेन सिंथेसिस होता रहेगा। इस तरीके से फिर यहाँ ओपन होगा तो फिर यहाँ सिंथेसिस होगा, फिर यहाँ ओपन होगा तो फिर वहां सिंथेसिस होगा। मतलब एक बार में पूरा डीएनए को ओपन करना संभव नहीं है। तो पहली बात है कि हमको इसके हेलिक्स को हटाना है लोकल लेवल पे। तो हेलिक्स को हटाना है तो जिस जगह से हटाना है उस जगह को हम लोग सबसे पहले बोलते हैं ओरी। क्या बोलते हैं? ओरी। ये जो ओरी मेरा होता है, ये जो आपका ओरी होगा, ये ओरी क्या है? तो ओरी आपका ओरिजिन है। ओरिजिन, अब नाम से आपका पता चल रहा है कि ओरी आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। कोई भी चीज ओरिजिन से स्टार्ट होता है। आप ग्राफ बनाते हैं तो कोई भी चीज को क्या करते हैं? ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ का बात नहीं करेंगे। स्टार्टिंग यदि किसी चीज की होगी तो कहां से होगी? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो आपको यदि कोई पूछे कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगा तो ओरिजिन से होगा। ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होगा? अदर साइड से क्यों नहीं स्टार्ट होगा? तो रीजन क्या होगा कि ओरिजिन पे देखिए 80 रीच होगा। मैं पहले जीसी यहां लिखा था, उसको मैंने 80 कर दिया ताकि यहाँ पे ओरी लिख रहा हूं, इसलिए करके ये क्लियर करना पड़ेगा कि 80 रीच होगा। 80 रीच होने से क्या पैदा हो गया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गया। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 पेयर 80 है, तो 4 पेयर 80 है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ है, तो 2 यहाँ तो 4 हो गया, 2 यहाँ तो 6 हो गया, 2 यहाँ तो 8 हो गया। यानी आपके टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 8 हाइड्रोजन। यदि ये जीसी रीच होता, ये 4 पेयर जीसी होता, 4 पेयर आपका जीसी होता, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अब क्या हो जाता? आप यहाँ पे जोड़ लीजिए हाइड्रोजन कितना होता है? 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो 12 हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाने में और 8 हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाने में किसमें फोर्स कम लगेगा? तो 8 वाले में कम लगेगा। इसलिए कि नेचर क्या किया कि हेलिक्स आसानी से खुल जाए, आसानी से ओपन हो जाए, इसलिए कि ओरी साइड को 80 रीच कर दिया। क्या रीच कर दिया? 80 रीच। तो ओरी साइड जो आपका 80 रीच हो गया, इसको ओपन अप करना आसान हो गया और ये आसानी से यहां पे क्या हो गया? ओपन हो गया। कि ये लोकल लेवल पे एक बार यदि ओपन हो जाएगा तो आगे हम धीरे धीरे ओपन करके सिंथेसिस कर सकते हैं। आगे आगे ओपन करते जाएंगे, सिंथेसिस करते जाएंगे, ओपन करते जाएंगे, सिंथेसिस कर। कभी भी डीएनए चाहे ट्रांसक्रिप्शन के केस में भी ओपन होता है, याद रखना। ट्रांसक्रिप्शन के केस में भी डीएनए का दोनों हेलिक्स क्या होगा? ओपन होगा। और डीएनए रेप्लिकेशन के केस में भी ओपन होगा। लेकिन कभी भी डीएनए चाहे ट्रांसक्रिप्शन में ओपन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन में ओपन हो, चाहे रेप्लिकेशन में ओपन हो, कभी भी एक बार में दोनों स्टेन सेपरेट नहीं हो सकता। एक बार में दोनों स्टेन नहीं खुलेगा। लोकल लेवल पे खुलेगा, वहां सिंथेसाइज हो गया, तब फिर आगे बढ़ेगा, फिर वहां खुलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर जहां बढ़ेगा वहां खोलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट में खोलता जाता है, बनाता जाता है, खोलता जाता है, बनाता जाता है, और एक बार में क्या होता है कि पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला काम था मेरा कि हमको हेलिक्स को ओपन करना था। ये जो हेलिक्स था, इस हेलिक्स को हमको ओपन करना था। अब मैं बार बार हेलिक्स हेलिक्स कर रहा हूं, अब यहाँ पे आप समझ गए ये हेलिक्स हेलिकेज। क्लियर हो गया? हेलिक्स क्या है? तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? हेलिक्स को ओपन कर देगा। क्लियर हो गया? अच्छा, पहले ये बात बताइए मेरे को, ये जो हेलिक्स बना है, ये हेलिक्स किस बॉन्ड के कारण बना है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बना है। यदि आप हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर दोगे तो तुम्हारा हेलिक्स नहीं बनेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हेलिक्स बना हुआ है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसके कारण? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस हेलिक्स को बनाया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो हेलिकेज एंजाइम होगा, ये जो हेलिकेज एंजाइम होगा, ये हेलिकेज एंजाइम किसको हटाएगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा देगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड को यदि हटा देगा, इसका मतलब क्या होगा कि हेलिक्स आपका ओपन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? मैं बोला आपको कि ये जो हेलिक्स है, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये दोनों स्टैंड आपस में हेलिक्स के फॉर्मेट पे। इसका रीजन है कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। यदि आप हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा दीजिएगा तो हेलिक्स आपका हट जाएगा। जैसे क्रीम बिस्कुट है, ये दोनों आपस में चिपका हुआ, किसके मदद से? तो क्रीम की मदद से। यदि आप क्रीम को हटा दीजिए तो दोनों बिस्कुट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, वो कभी ज्वाइंट नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे यदि डीएनए का यदि आप हेलिक्स बोलते हो तो वो हेलिक्स किसके कारण है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो इस हेलिक्स को यदि हमको हटाना है तो एंजाइम का नाम क्या हो गया? हेलिकेज। और हेलिकेज किसको काट देगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को काट देगा। तो इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो।
क्लियर हो गया। अब मेरे को बताइए, ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हेलिकेज एंजाइम यदि मान लो कि फोर्सफुली काट करके उसको ऐसे हटा भी दिया, तो फिर वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो चाहेगा कि फिर हम ऐसा बन जाए, हेलिक्स की तरह बन जाए। तुम इसको यदि हेलिकेज की मदद से काट के हाइड्रोजन बॉन्ड को काट के हटा दिए, लेकिन उसकी टेंडेंसी फिर क्या होगी कि फिर जैसा थे वैसा, ताकि कोई भी चीज चाहता है कि स्टेबल हो जाए, हम वो स्टेबिलिटी खोना नहीं चाह रहा है, तो वो चाहेगा कि हम फिर से रिवर्स हो जाए, हम फिर से जहां थे वही पहुंच जाए। इसलिए करके क्या करना होगा कि अब एसएसबी प्रोटीन का यूज कर लीजिए। किसका यूज कर लीजिए? एसएसबी प्रोटीन, क्योंकि आपने हेलिकेज एंजाइम के मदद से हाइड्रोजन बॉन्ड को काटा, जिसके कारण हेलिक्स रिमूव हो गया और ये डीएनए ओपन हो गया, तो फिर यदि ये इसी जगह पे पहुंच जाएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन तो आपका होगा ही नहीं। तो इसलिए करके इस स्टेन को स्टेबलाइज कर दीजिए, क्योंकि ये खुलने के बाद अनस्टेबल हो गया था। क्या हो गया था? अनस्टेबल हो गया था। ये फिर से क्या करना चाहेगा? स्टेबल करना चाहेगा। तो क्या करना चाहेगा? पेयरिंग करना चाहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो इसलिए करके अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या कीजिए, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन लगा दीजिए, एसएसबी लगा दीजिए इसमें, एसएसबी प्रोटीन। तो ये एसएसबी यदि लग जाएगा तो अब इसका जो रिक्वायरिंग टेंडेंसी था वो रिक्वायरिंग टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो एसएसबी का यूज हो गया। अब यहां से नाम है हेलिकेज एंजाइम, तो किसको हटाएगा? तो हेलिक्स को हटाएगा। हेलिक्स हटेगा कब? जब हाइड्रोजन बॉन्ड। तो किस्मत आपका कितना बढ़िया, थोड़ा सा जोड़ लीजिए, एस से हेलिकेज, एस से हेलिक्स, एस से हाइड्रोजन बॉन्ड, तीनों एक ही जगह एक ही जैसा यूज हो रहा है। तो यदि आप डीएनए के स्ट्रैंड को जब तक ओपन नहीं करोगे तब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो ओपन करने के लिए एक साइट होगा जहां से ही ओपन होगा। एक बार ओपन हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोला, आप लोग तो घर का काम करते कि नहीं करते पता नहीं। जैसे यदि कभी सीमेंट का बोरा हो जाए या गेहूं चावल का बोरा हो जाए, आप देखिएगा कि एक बार यदि यहाँ से धागा ओपन किए तो यदि अच्छा से यहाँ खुल गया तब तो यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट तक अपने खुलता चला जाएगा। केवल एक बार खोलने की जरूरत है और वो शुरुआत में ही खुलेगा। जहां पे ओरी होगा, जहां टर्मिनल पॉइंट होगा, ओरी पॉइंट होगा, उसी जगह से वो खुलेगा। और यदि आप खोल लिए तो एक बार में वो खुलता चले। तो उसी तरीके से यदि डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो ओरी साइड पे ओपन होगा और एक बार चीजें ओपन हो जाएगी तो फिर ओपन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहली बार जो ओपन होगा डीएनए वो कहां से होगा? ओरी साइड से होगा। रीजन क्या होगा? तो 80 रीच है, इसलिए करके वहीं से ओपन होगा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जीसी के रिस्पेक्ट में कम होगा, इसीलिए कि 80 रीच बनाया गया। और ओपन होगा तो आगे ओपन होता जाएगा, बनता जाएगा, ओपन होता जाएगा, बनता जाएगा। एक बार में पूरा ओपन होकर के सिंथेसिस नहीं होता है। उम्मीद करें कि यहाँ पे क्लियर आपका हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपने एसएसबी डाल दिया। एसएसबी क्यों डाला? ताकि ये रिक्वाइल कर रहा था। क्या कर रहा था? रिक्वाइल। ये फिर इसकी टेंडेंसी है कि ये इस तरीके का हो जाए, यानी जो ओपन हुआ ये क्लोज हो जाए, रिक्वाइल। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये क्यों चाह रहा है कि हम फिर से रिक्वाइल कर जाए? तो इधर सुपर कॉइल बन गया होगा। आप इसको जैसे इधर से खोले होइएगा तो इधर सुपर कॉइल बन गया। कौन सा कॉइल बन गया? सुपर कॉइल। तो ये चाह रहा है कि हम अपने सुपर कॉइल को क्या करें? खत्म कर ले। इसको रिक्वाइल कर देना चाह रहा है कि इधर जो एक्स्ट्रा टेंशन आया, इधर से जो हाइड्रोजन बॉन्ड आप काटना शुरू कर दिए तो इधर एक एक्स्ट्रा टेंशन बनना शुरू हो गया। तो ये सुपर कॉइल चाह रहा है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा टेंशन है उस टेंशन की मदद से इसको क्या कर दे? रिक्वाइल कर दे। क्या कर दे? रिक्वाइल कर दे। हम छोटा सा एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास में रस्सी है, आपके पास वायर भी हो सकता है, आप वायर लेकर के भी देख सकते हैं। इसमें देखिए कि दो स्टैंड है। यहाँ पे देखिए, आपको क्लियर हम आपको दिखा देते हैं। दो स्टैंड यहाँ पे है, ये दो स्टैंड आपके पास में है, ये दो स्टैंड आपके पास में। क्लियर हो गया? अब यदि मान लीजिए कि इसका ओरी साइट यहाँ पे है, सपोज दैट ये ओरी साइट इस जगह पे इसका है, एकदम क्लियर करिएगा, कॉन्सेप्ट आपका बनना चाहिए। तो ओरी साइट यहाँ पे, अब देखिए हम इसको ऐसे खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। अब ये जो खींच रहे हैं तो ये जो मेरा फिंगर जो ये फोर्स लगा रहा है, ये उसके बीच में, ये दोनों स्टैंड के बीच में अपना एक फोर्स है। यदि अपना फोर्स नहीं होता तो ये दोनों अलग हो जाता। इसका मतलब हम यहाँ पे एक फोर्स लगा करके इस दोनों स्टैंड को सेपरेट कर रहे हैं। और ये स्टैंड को सेपरेट करके जब छोड़ दे रहे हैं, इस स्टैंड को यदि हम सेपरेट करके इस स्टैंड को, थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा कि आपको हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके इसको सिखाई देना आपको और आप एप्लीकेशन करेंगे। ये बचपन में हम लोग किए हैं बहुत बार,
जैसे यहां पे देखिए हमने इसको खोला है, ये देखिए ये खुला है आपका। अभी इधर क्या है, इधर 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 खुल रहा है और मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है, नहीं तो इसको छोड़ने के बाद ये फिर से जैसा है वैसे ही बनने का कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि इसको इस तरीके से यहाँ पे खोले, तो जिस पॉइंट, ये दोनों डबल स्टैंड है, तो ये जो खोल रहे हैं डबल स्टैंड को, ये एक लोकल एरिया पे खुलेगा। एक बार में ऐसा नहीं होगा कि पूरा यहां से लेकर के यहां तक खोल लेंगे और तब डीएनए रेप्लिकेशन चलेगा। जिस जगह पे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जगह पे खोल रहे हैं, वो आपका ओरी साइट है और ये 80 रीच होगा। कौन सा रीच होगा? अब ये एक लोकल एरिया पे हमने इसको ओपन अप कर दिया, क्लियर हो गया। अब इसको जो ओपन किया तो इधर हमारा बन गया सुपर क्वाइल, या इधर भी आपका इधर ओपन किया तो इधर आपका सुपर क्वाइल बन रहा। तो ये जो सुपर क्वाइल इधर जो बन रहा है, अब इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे यदि इसको ओपन करते चल जाए तो यहाँ हमारा सुपर क्वाइल बन रहा है। कौन सा क्वाइल बन रहा है? तो ये सुपर क्वाइल क्या करना चाह रहा है कि हम फिर से जैसे थे वैसे ही बनना चाह रहा है। ये सुपर क्वाइल फिर से अपना क्वाइलिंग को क्या करना चाह रहा है, टेंशन को कम करना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे लगाएंगे इस सुपर क्वाइल को हटाने के लिए टोपो आइसोमरेज। कौन सा आइसोमरेज? टोपो आइसोमरेज। क्यों एसएसबी लगा दिए? इसलिए ध्यान से सुनिएगा, एसएसबी लगाए इसलिए क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ना चाह रहा था। तो एसएसबी मान लो, इस फिंगर को एसएसबी मान लो और इस फिंगर को एसएसबी, तो एसएसबी लगा के ये दोनों स्टैंड को अलग करके रखे हुए हैं। लेकिन ये हेलिकेज अब इसके नीचे नहीं जा पाएगा। हेलिकेज जो है ये आगे वाला हाइड्रोजन बॉन्ड को काट, एसएसबी लगा के ये दोनों को हम जुड़ने नहीं दे रहे हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा, प्रैक्टिकली देख लिए। पहले ये दोनों डबल स्टैंड डीएनए है, ये दोनों क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मैं एक पॉइंट पे खोला हूं, ओरी साइड पे ओपन अप किया हूं। ये ओरी साइड पे जो मेरा ओपन अप किया हुआ है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में फिर से जुड़ नहीं जाए, तो ये फिंगर को हमने मान लिया एसएसबी, तो एसएसबी प्रोटीन की मदद से इसको हमने जोड़ा। तो अब इस जगह पे यदि डीएनए रेप्लिकेशन मेरा हो गया होगा तो हम आगे जाना चाहेंगे, तो आगे जो जाएगा तो आगे डीएनए को ओपन करेगा कौन? हेलिकेज एंजाइम। दिस वन इज द हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज जब आगे जाना चाह रहा है तो जा ही नहीं पा रहा। क्या हो रहा है? आगे जा ही नहीं पा रहा। इसलिए नहीं जा रहा कि यहां पे सुपर क्वाइल बन गया। अब इस सुपर क्वाइल को हमको रिलीज करना है। सुपर क्वाइल को तो पहले ये बताइए, दोनों स्टैंड को अलग करके ये कौन रखे हुआ था? ये दोनों फिंगर क्या है? एसएसबी है। अच्छा, जहां पे हम लोग खोले हैं, जिस जगह पे हम लोग ने खोला है, वो साइट कौन सा साइट है? ओरी साइट है। तो ओरी साइट पे हमने इसको खोला है और प्लस ये दोनों स्टैंड आपस में जुड़ नहीं जाए, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया? एसएसबी लगा दिया। क्लियर हो गया एकदम कॉन्सेप्ट को बनाए। तो ये एसएसबी मेरा लगा हुआ है। लेकिन आगे जब इस पॉइंट पे ये जो आपका ओपन हुआ है पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो ओपन हुआ है पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। जहां पे कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, या जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा, स्टार्ट में स्टार्ट होगा तो ओरी साइड चलेगा, और जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होता है उस फॉर्क को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, वाइट स्ट्रक्चर होगा। ये रेप्लिकेशन फॉर्क आपका है जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है। क्लियर हो गया? ओपन कहां हुआ होगा? ओरी साइड पे। दोनों स्टैंड को हमने सेपरेट किया किसके मदद से? तो हेलिकेज की मदद से। और ये दोनों स्टैंड फिर आपस में जुड़ नहीं जाए तो एसएसबी प्रोटीन की मदद से हमने उसको रोक के रखा है। ये दोनों स्टैंड आपस में जुड़ नहीं जाए, इसलिए कि एसएसबी प्रोटीन की मदद से दोनों को रोक करके रखा है। और इसको आगे हमको खोलना है तो किसके मदद से खोलना पड़ेगा? तो हेलिकेज की मदद से खोलना है। क्लियर हो गया? तो एसएसबी से हमने रोक दिया कि जितना दूर हेलिकेज खोला है उसको रोक करके रखा है कि वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन हो। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इस फॉर्क का नाम क्या पड़ेगा? रेप्लिकेशन फॉर्क। इस फॉर्क का नाम होगा रेप्लिकेशन फॉर्क, जहां पे कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो ये कहलाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क, जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जिस जगह पे होता है उसका नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क, जो कि एक लोकल लेवल पे ओपनिंग होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क याद रखिएगा कि आपका रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो हेलिकेज एंजाइम आगे मूव कर रहा है तो रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है। तो हेलिकेज यदि मूव कर रहा है तो अभी यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क है और यहाँ पे आपका डीएनए का सिंथेसिस हो गया है। तो अब आगे आप जाना चाहोगे कि आगे हम डीएनए रेप्लिकेशन करें, तो हेलिकेज एंजाइम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाना चाहेगा। ये क्वाइल किया हुआ है किसके मदद से? हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो हेलिकेज इसको हटाना चाहेगा तो हटा नहीं पाएगा, क्योंकि आपने जो इतना ओपन कर रखा है इसके कारण इधर कौन सा क्वाइल बन गया? सुपर क्वाइल। इस सुपर क्वाइल को आपको कम करना पड़ेगा। तो सुपर क्वाइल कम कौन करेगा? तो टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज कैसे कम करेगा? तो टोपो आइसोमरेज दो टाइप का, एक 1 है एक 2 है। यदि 1 वाला क्या करेगा? नाम है 1,
तो एक स्ट्रैंड को कट कर देगा। मेरे पास अभी कैंची नहीं है, आपका सोच ये आपके सोचने से हो जाएगा। यहाँ से कैंची से यदि हम इसको कट कर दे तो अब यहाँ पे सुपर कॉइल यदि है, ये सुपर कॉइल क्या करेगा कि उल्टा घूम जाएगा। अभी दोनों जुड़ा हुआ था इसलिए घूमने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक कट कर दिए तो ये अपोजिट में घूम करके रिलैक्स हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो टोपो आइसोमरेज है, लाइगेज अभी नहीं लगेगा, लाइगेज नहीं जोड़ेगा। टोपो आइसोमरेज के पास में दोनों कैपेसिटी है। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, कट भी करेगा, यानी न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है इसके पास में, न्यूक्लियस एक्टिविटी कट भी करेगा, लाइगेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप याद रखिएगा, आगे आपको बोला गया लाइगेज नहीं जोड़ेगा, कट करेगा कौन, तो टोपो आइसोमरेज कट भी कर देगा क्योंकि न्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, और प्लस ये जोड़ भी देगा क्योंकि इसके पास लाइगेज एक्टिविटी भी होगा, यानी इसी के पास लाइगेज, यानी स्पेशल लाइगेज नहीं, टोपो आइसोमरेज में लाइगेज एक्टिविटी है जिसके कारण वो जोड़ देगा। ये केवल लाइगेज नहीं है इसके पास में, न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है जिसके कारण स्ट्रैंड को कट भी कर देगा, और लाइगेज एक्टिविटी भी है जिसके कारण वो जोड़ दे। तो लाइगेज तो बोला ही था लेक्चर ऑफ द डीएनए, तो इसलिए यहाँ पे बोला कि इसी के पास दोनों कैपेसिटी है, यानी वो जोड़ भी सकता है और काट भी सकता है दोनों के। तो पहले काट दिया, यदि एक स्ट्रैंड कट करेगा तो टोपो आइसोमरेज 1 हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड कट करेगा तो टोपो आइसोमरेज 2 होगा। और आप यदि इस एक्सपेरिमेंट को रूम पे करेंगे, आप देखेंगे कि यदि एक कट करिएगा तो इसका अपोजिट घूमने लगेगा और घूम करके ये सुपर कॉइल को खत्म कर देगा, और फिर वही टोपो आइसोमरेज के पास में लाइगेज एक्टिविटी है जिसके कारण वो क्या करेगा, स्ट्रैंड को जोड़ देगा। यदि एक स्ट्रैंड कट किया तो टोपो आइसोमरेज 1, अब 2 कट किया तो टोपो आइसोमरेज 2, और ये जो टोपो आइसोमरेज 2 है इसी को क्या बोलते हैं, गाइडेड एंजाइम बोलते हैं। तो अभी हमारे पास में कंडीशन फुलफिल हो गया कि अब हम यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने स्पेशली आपको इस एंजाइम के विषय में बताया। कौन कौन एंजाइम, तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हेलिक्स को ओपन करेगा। कहां से ओपन करेगा, ओरी साइड से, और किस बॉन्ड को हटा के, हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो हेलिक्स को जैसे वो ओपन करना शुरू करेगा तो जिधर से ओपन करेगा उसी डायरेक्शन में उसका क्या बनने लगेगा, सुपर कॉइल। तो ये जो सुपर कॉइल बनने लगे, तो इस सुपर कॉइल को ये जो ओपन आप करोगे, अभी आप यहाँ पे ओपन करोगे तो देखिए मैं ओपन कर रहा हूं, ये ओपन अब हो ही नहीं रहा, नीचे ओपन हो ही नहीं पा रहा। अभी ये ओपन नीचे हो ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ सुपर कॉइल बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, सुपर। तो ये जो सुपर कॉइल बना हुआ है, तो इस सुपर कॉइल को जब तक हटाओगे नहीं तब तक हेलिकेज आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो हेलिकेज को यदि आगे मूव करना है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन को आगे ले जाना है, तो उसके लिए आना पड़ेगा टोपो आइसोमरेज, जो कि स्ट्रैंड को कट करके सुपर कॉइल को हटा करके वहां पे उसी के पास लाइगेज एक्टिविटी है जिसके मदद से वो उसको जोड़ देगा। क्लियर हो गया। और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ नहीं जाए, ये दोनों स्ट्रैंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा एसएसबी प्रोटीन। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों एंजाइम का काम आपका क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहला काम कि डीएनए डबल हेलिक्स है, और डबल हेलिक्स है इसलिए करके आप इसको बोलते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, एंटी पैरेलल होता है और हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। डीएनए का रेप्लिकेशन करना होगा तो ओरी साइड से ओपन होगा, ओरी साइड से ही ओपन होगा। रीजन होगा कि 80 रीच होता है। क्लियर हो गया। तो ओपन होगा ओरी साइड से, 80 रीच होता है। ओपन करने के लिए एंजाइम मेरे पास कौन सा होगा, हेलिकेज एंजाइम होगा। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाएगा तो हेलिक्स यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ओपन हो गया यहाँ पे। अब ये जो ओपनिंग इसकी हुई है, दोनों स्ट्रैंड जो यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये चाहेगा कि हम फिर से रिकॉइल कर जाए, क्योंकि अभी आपको नारियल के रस्सी में हमने दिखाया था, या आप वायर भी ले सकते हो, उसमें देखोगे ऐसे खींचोगे तो उसकी टेंडेंसी होगी रिकॉइल करने। तो इसलिए कि वहां पे एसएसबी प्रोटीन आकर के उसके रिकॉइलिंग को रोक दिया। लेकिन हेलिकेज अब आगे मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे इसलिए मूव नहीं करेगा कि ये अब आपका यहाँ पे सुपर कॉइलिंग का केस हो गया होगा। ये जो आपने जो यहाँ पे ओपन किया ना, ये तो अभी मिटा दे रहा हूं आप, ये आपका लिखा हुआ है, ये एरिया जो आपने ओपन किया ना, तो इसके कारण इधर जो आपका है, जिधर आपने ओपन किया उसके दूसरे साइड पे सुपर कॉइल हो गया, सुपर कॉइल, यानी यहाँ पे सुपर कॉइलिंग का केस हो गया। अब ये सुपर कॉइल हो गया। अब हेलिकेज एंजाइम का कैपेसिटी नहीं है कि इसको इस जगह के हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर दे। जब तक सुपर कॉइलिंग नहीं था तब तक हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हुआ कि अब हाइड्रोजन बॉन्ड हेलिकेज एंजाइम की मदद से रिमूव नहीं हो सकता। तो इस सुपर कॉइलिंग को, ये जो सुपर कॉइल बना, ये जो आपका सुपर कॉइल बना, तो इस सुपर कॉइल को हटाने के लिए एंजाइम आएगा कौन, तो आपका टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज। अब क्या होगा, अब ये जो आपका
ओपन हुआ था, तो अब ये सुपर क्वाइल से यहाँ पे सुपर क्वाइल आपके यहाँ पे रिमूव हो गया। अब ये जो सुपर क्वाइल था, ये सुपर क्वाइल यहाँ पे हट गया। अब जाकर के हेलिकेज एंजाइम यहां से क्या करेगा, आगे मूव कर सकता है। लेकिन जब तक ये सुपर क्वाइल होगा, ये जो आप सुपर क्वाइल बोल रहे हो, जब तक ये सुपर क्वाइल रहेगा तब तक हेलिकेज आगे मूव नहीं कर सकता। तो यदि डीएनए रेप्लिकेशन को आगे प्रोसीड करवाना है तो सुपर क्वाइल को यहां से रिलीज कराना पड़ेगा। और सुपर क्वाइल को रिलीज कौन करेगा, तो टोपोआइसोमरेज करेगा। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, सुपर क्वाइल को रिलीज करेगा, जिसके कारण डीएनए रेप्लिकेशन आगे मूव करेगा। हेलिकेज जो है उसने क्या किया, इसको ओपन किया, तो इधर बना सुपर क्वाइल, इधर बना सुपर क्वाइल। ये आपस में फिर से क्वाइलिंग नहीं कर ले, इसको स्टेबलाइज कर दिया एसएसबी। एसएसबी का फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और इधर जो सुपर क्वाइल बना, उसके कारण हेलिकेज जो एंजाइम है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक ऐसे कर दिया, ये हेलिकेज, दिस वन इज द हेलिकेज। तो अब हेलिकेज आगे मूव नहीं कर पाएगा। हेलिकेज इसलिए मूव नहीं करेगा, अभी ये हेलिकेज मूव कर रहा था तो ये स्टैंड ओपन हो रहा था। अब हेलिकेज आगे मूव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे बन गया सुपर क्वाइल। तो इस सुपर क्वाइल को सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो सुपर क्वाइल आपको बना है, इस सुपर क्वाइल को रिलैक्स करना होगा। रिलैक्स यानी ऐसा होना होगा। और ये जो रिलैक्स जो होगा सुपर क्वाइलिंग, इसको रिलैक्स करेगा टोपोआइसोमरेज। तो ये जो रिलैक्स करना होगा सुपर क्वाइल को, आपको क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स यानी स्टैंड को रिलैक्स करना होगा। तो रिलैक्स होगा तो ये जो सुपर क्वाइलिंग था, जल्दी जल्दी जो ये आपका क्वाइलिंग हो गया था, ये सुपर क्वाइलिंग यहाँ पे रिलीज हो गया। और ये जो रिलैक्स हुआ, ये किसके मदद से हुआ, तो टोपोआइसोमरेज की मदद से हुआ। टोपोआइसोमरेज के मदद से ये आपका रिलैक्स हो गया। अब जो हेलिकेज एंजाइम होगा, ये हेलिकेज एंजाइम अब आगे मूव कर जाएगा और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होता रहेगा और डीएनए रेप्लिकेशन चलता रहेगा। हेलिकेज एंजाइम कभी भी एक बार में पूरे स्ट्रैंड को सेपरेट, दोनों स्ट्रैंड को नहीं करेगा, वो थोड़ा थोड़ा करता रहेगा और वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन चलता रहेगा। जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन चलता रहेगा उसका नाम होगा रेप्लिकेशन फॉर्क। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका हेलिकेज एंजाइम क्लियर हो गया होगा, एसएसबी प्रोटीन क्लियर हो गया होगा, टोपोआइसोमरेज क्लियर हो गया होगा। ये आपका यहाँ तक क्लियर है। अब आरएनए प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज, इस तीन एंजाइम को हमको क्लियर करना है। आइए हम लोग इसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होता है, तो ओरी साइट से होता है। बोलेगा ओरी साइट से ही क्यों होता है, तो ओरी साइट 80 रीच होता है, जिसके कारण हेलिकेज एंजाइम को हाइड्रोजन बॉन्ड ओपन करने में वहां पे कम फोर्स लगाना पड़ता है उसको सेपरेट करने में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर 80 में कम होता है जीसी के रिस्पेक्ट में, इसलिए करके। अब आइए, अब यहाँ पे क्या है, एक एंजाइम आ गया आरएनए प्राइमेज। हमको बनाना है डीएनए और डीएनए बनाना है डीएनए से, लेकिन यहाँ पे एंजाइम आ गया आरएनए प्राइमेज, जो कि आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। अब ऐसे समझिएगा, ये डीएनए पॉलीमरेज बहुत वीआईपी एंजाइम, ये नेताजी टाइप के एंजाइम है, वीआईपी एंजाइम है। इनको कालीन बिछा हुआ होना चाहिए, तब जाकर के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव करता है। तो ये जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, ये एंजाइम जो है ये वीआईपी एंजाइम है। ये बिना कालीन के मूव नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब होगा कि एक छोटा सा स्ट्रेच यदि होगा आरएनए का, तब डीएनए पॉलीमरेज जो है उसके टर्मिनल से आपका डीएनए का फॉर्मेशन शुरू करेगा। यानी पहले एक छोटी सी प्राइमर होनी चाहिए और वो प्राइमर जो होगा वो आरएनए का होना चाहिए। जब आरएनए का प्राइमर मिलेगा तब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का सिंथेसिस शुरू करेगा। यानी आरएनए प्राइमर जब तक नहीं मिलेगा तब तक डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का सिंथेसिस नहीं करे। तो ये आरएनए प्राइमर को बनाने वाला एंजाइम हो गया आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज, और ये जो आरएनए प्राइमेज होगा वो आरएनए प्राइमर बनाएगा, और जब आरएनए प्राइमर बन जाएगा तब डीएनए पॉलीमरेज उस आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू कर देगा। किसका न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड
डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड। दिस वन इज अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलना है क्योंकि फॉस्फेट को अलग से बोलना है, और जब आप फॉस्फेट को अलग से बोलते हो तब इसको एन को न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलते। तो इसलिए कि यहाँ पे डी लगा दिए ताकि ये डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। यदि आरएनए का फॉर्मेशन करता है तो सीधे आप या तो एनटीपी बोल देते या आरएनटीपी भी बोल सकते हो, और करके आरएनटीपी भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? तो हमको डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए का फॉर्मेशन तो करेगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज बोलेगा कि प्राइमर होगा तब हम डीएनए फॉर्मेशन करेंगे। तो प्राइमर का डायरेक्शन हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो डीएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, इसके 3 प्राइम एंड से जो डीएनटीपी है वो जोड़ना शुरू कर देगा और डीएनए का फॉर्मेशन की शुरुआत होगी। तो आइए ये ऐसे समझिए, हम आपको समझा देते हैं। हमेशा याद रखिए, साइंस में घर के काम से ही सारा साइंस क्लियर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कभी घर पे पेंट उंट नहीं किए होइएगा। यदि पेंट किए होइएगा जिन जो उनके कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा, जो नहीं किए होइएगा और सुने होइएगा तो भी क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को बताइए कि एक ग्रिल आपको पेंट करना है तो वो लोहा का है, आप उसमें सबसे पहले क्या चढ़ाइएगा, प्राइमर ही मारिएगा, अब देन आप पेंट करिएगा, तब आप पेंट करिएगा। वही बात यहाँ पे है। आप यदि डीएनए रेप्लिकेशन करना चाहते हैं, डीएनए बनाना चाहते हैं तो पहले क्या लगा दीजिए, प्राइमर। अब देन आफ्टर आप उसमें क्या कीजिए, डीएनए का फॉर्मेशन कीजिए। तो यानी बिना प्राइमर का डीएनए नहीं हो सकता। तो इसका मतलब होगा कि हमको यदि कहीं पेंट करना है तो पहले प्राइमर लगाना है और प्राइमर के बाद तब जाकर के उस पर पेंट चढ़ाना है। तो इसका मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये बड़ा वीआईपी एंजाइम है। बोला कि पहले प्राइमर लगाओ तब हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब हो गया कि जब तक प्राइमर नहीं मिलेगा तब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो प्राइमर से एंजाइम बनाना है तो प्राइमेज हो गया, और वो प्राइमर किसका बना होगा, आरएनए का, इसलिए क्या नाम हो गया, आरएनए प्राइमेज। तो आरएनए प्राइमेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बना देगा ताकि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके, वहां से डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए का फॉर्मेशन हो सके। तो इसी का आरएनए प्राइमेज चाहिए ताकि डीएनए पॉलीमरेज उसको आगे एक्सटेंड कर सके। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी केवल एंजाइम को क्लियर कर रहे हैं, फिर एक ग्राफ बनाएंगे उसमें पूरे एंजाइम को एक साथ यूज करके आपको बता देंगे डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे। क्लियर? अब यहां पे आप देखोगे कि 3 एंजाइम, एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1, एक है 2, एक है 3। मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम है 3। क्लियर हो गया? ऐसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास में दोनों टाइप का एक्टिविटी होता है, एक सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी भी, सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी मतलब डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है, और दूसरा न्यूक्लियेज एक्टिविटी भी। न्यूक्लियेज एक्टिविटी, न्यूक्लियेज मतलब कटिंग। क्लियर हो गया? न्यूक्लियेज एक्टिविटी तो तीनों के पास में, 1 के पास में भी, 2 के पास में भी, 3 के पास में। और थोड़ा सा क्लियर हो जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत बच्चे को ये हो जाता है, ये जो आप बोल रहे हो ना डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, तो ये एकदम डेमश्योर होगा कि प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन है, यूकैरियोट का तो है ही नहीं। क्योंकि यूकैरियोट में 1, 2, 3 डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 नहीं होता है, वहां पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन होता है। वहां पे आपको तुरंत पता चल जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन की बात कर रहा है, तो यानी ये यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहा है। जब 1, 2, 3 बोल रहा है तो यहाँ पे एकदम डेमश्योर होगा ये प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। तो इसका जो सिंथेसाइजिंग स्पीड होता है ये बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? और न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। न्यूक्लियस एक्टिविटी से क्या कहता है कि यदि कोई मान लो कि यहाँ पे अभी ये ब्लू कैप आना था, क्लियर हो गया, और गलती से क्या हो गया, गलती से इस जगह पे ब्लैक कैप आ गया, तो तुरंत आप क्या कीजिएगा कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, ये कैप को बेस मान लिया, ये गलत कैप जो आया इसको हटा के रिमूव कर देगा, तो न्यूक्लियस एक्टिविटी हो गया, और जो सही कैप था उसको ला करके यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी हो गई। तो इसके पास में डीएनए पॉलीमरेज के पास सिंथेसाइजिंग मतलब नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की भी कैपेसिटी है और काटने का भी कैपेसिटी है। लेकिन क्या है, तो काटने के लिए डायरेक्शन है, जैसे कुछ डीएनए पॉलीमरेज जो होंगे यहाँ पे काटने का डायरेक्शन है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 है तो डीएनए पॉलीमरेज 1 3 प्राइम टू 5 प्राइम कट करेगा,
2v3 प्राइम 2 5 प्राइम, यानी स्टैंड बताया था पोलरिटी होता है, डीएनए में जो स्टैंड होता है पोलर होता है, उसका डायरेक्शन होता है। तो यानी डीएनए पॉलीमरेज 1 यदि डीएनए को कट करेगा तो किधर से कट करेगा, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 2 भी कट करेगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और 3 भी कट करेगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी इंड से कट करने की एक्टिविटी तीनों के पास में, एकदम क्लियर करिएगा। और 2 के पास में, ये 1 के पास में एक स्पेशल एक्टिविटी है जो कि आपका इससे अपोजिट हो जाएगा, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये एक्टिविटी किसी और के पास नहीं होगा। यही एक्टिविटी है जो कि डीएनए पॉलीमरेज 1 को दूसरे से अलग करता है। ये दोनों साइड से कट कर सकता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में और 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। तो इसलिए करके यहाँ पे 1 के पास में, यदि तीनों के पास में एक्सोन्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पे इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे इसके पास में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, इंड से कट करेगा। तो यदि आपको पूछे कि डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 के पास में कौन सा कॉमन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और 1 के पास में कौन सा स्पेशलाइज्ड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी 1 जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी कट कर सकता है स्टेन को, और 3 प्राइम, यदि ये डीएनए है तो ये यदि इसका पोलरिटी की बात किया जाए तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यानी ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी कट कर सकता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी कट कर सकते हैं। तो यानी दोनों इनसे यदि कोई कट करने की कैपेसिटी रखता है तो उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। यदि एक ही साइड से कट करता है तो 2 जो है वो एक ही साइड से कट करेगा, ऑलवेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और 3 भी एक ही साइड से कट करेगा 3 प्राइम। ये 3 है, 3 साइड से ही कट करेगा, ये क्लियर हो गया। 2 वाला भी 3 साइड से कट करेगा, 1 वाला भी 3 साइड से कट, लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम केवल 1 वाला कट करेगा। तो इसलिए करके ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसलिए रखता है ताकि कहीं पे गलती यदि हो जाए, बेस यदि गलत आने लगे तो उस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से कट करके सही बेस को लाया जाएगा। ये सब हम अभी आपको क्लियर कर देंगे, यहाँ पे क्लियर हो। लेकिन मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन है, डीएनए पॉलीमरेज 3। क्लियर हो गया। तो अब आपके पास में सारे एंजाइम के कॉन्सेप्ट है। पहला हेलिकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाएगा, हेलिक्स को ओपन करेगा। एसएसबी प्रोटीन, जो हेलिक्स ओपन हुआ है उसमें जो सिंगल स्ट्रैंड है उसको स्टेबलाइज करके रिकॉइल नहीं होने देगा। टोपोआइसोमरेज, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के कटने के कारण आगे के तरफ जो आपका सुपर क्वाइलिंग आया है उस सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करके वहां पे रिलैक्स कर देगा डीएनए को, ताकि हेलिकेज आगे मूव कर सके। नेक्स्ट में है आरएनए प्राइमेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है बिना प्राइमर का आगे मूव नहीं कर सकता। जैसे पेंट यदि हमको करना है तो पहले प्राइमर चढ़ाना है, देन आपको पेंट करना है, उसी तरीके से यदि हमको डीएनए बनाना है तो पहले प्राइमर लेना पड़ेगा और देन उसके ऊपर हमको आप डीएनए बनाओगे। तो डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर के साथ जुड़ करके आपका न्यू डीएनए का सिंथेसिस करता है, यानी आरएनए प्राइमर होगा उसके साथ डीएनए पॉलीमरेज कनेक्ट करेगा और तब जाके न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू कर देगा ताकि डीएनए का फॉर्मेशन हो सके। तो इसलिए आरएनए प्राइमेज क्या बनाएगा, तो आरएनए प्राइमर बनाएगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा, ये आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, तो नाम है डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए सिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, लेकिन 1, 2 स्लो सिंथेसिस करता है और थर्ड जो ये फास्ट सिंथेसिस करता है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड जोड़ देता है। इस लेकर के ये फास्ट करता है, जैसे कि ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है और ये सब प्रूफ रीडिंग एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, प्रूफ रीडिंग, यानी कहीं पे यदि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड गलती कर दिया तो ये दोनों जाकर के उसको सुधार देता है। 1 रहेगा तो 1 सुधारेगा, यदि 1 नहीं रहेगा सुधारने के लिए तब 2 सुधारेगा। हम आगे ये आ रहा है, हम आपको क्लियर कर देंगे। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तीनों के पास में, 1 के पास में दोनों टाइप का, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम, इसकी को उल्टा दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और 2 के पास में 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 3 के पास में 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब आते हैं मेन डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे, उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइए, अब यहाँ पे हमारे पास में रॉ मटेरियल भी हो गया और हमारे पास में सारी चीज अब तैयार है और अब हमारे पास में इसके कॉन्सेप्ट है, तो हम केवल यूज कर देते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे, एकदम क्लियर करते हैं, एकदम क्लियर करिए। हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टैंड बना रहे हैं, यहाँ पे ओपन कर दिए, इतना दूर स्टैंड को आपने ओपन कर दिया, ध्यान से देखिएगा एकदम, ये स्टैंड आपका ओपन हो गया। उम्मीद करते होंगे कि ये दिख रहा होगा, क्लियर, ऊपर भी आपका क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने ओपन किया तो ये हो गया 5 प्राइम, दूसरा स्टैंड जो हो जाएगा वो इधर 5 प्राइम और दूसरा एंड हो गया 3 प्राइम, तो ये स्टैंड हो जाएगा दूसरा स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये आपका डीएनए बन गया। अब ये जो ओपन हुआ होगा तो पहले ही बता दिया किसके मदद से हुआ होगा, हेलिकेज के मदद से होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, और ये रीजन होगा कोरी साइड। अब यहाँ पे
डीएनए रेप्लिकेशन आपको करने हैं। तो याद रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज जब भी कभी मूव करेगा, जब भी कभी मूव करेगा तो अपना, दूसरा से उसको कोई मतलब नहीं, अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसी तरीके से आरएनए प्राइमेज भी यदि मूव करेगा तो अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करेगा। क्लियर हो गया? तो यानी अपना, और जिस पे मूव करेगा वो उसका उल्टा होना चाहिए। ये अपना 5 to 3 मूव कर रहा, तो जिस पे मूव करेगा, जिस स्टेन पे वो मूव करेगा वो उल्टा होना चाहिए, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यदि डीएनए पॉलीमरेज अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहा है, अपना यानी वो चलेगा तो 5 to 3 चलेगा, तो वो जिस स्टेन पे चलेगा वो उल्टा होना चाहिए। फिर पकड़िएगा, जिस स्टेन पे डीएनए पॉलीमरेज चलेगा वो स्टेंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये अपना मूव करेगा किधर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी डीएनए पॉलीमरेज अपना मूवमेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम शो करेगा, लेकिन स्टेंड होना चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी एंटी पैरेलल होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो पहले आरएनए प्राइमेज अपना मूव किधर से करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करेगा। क्लियर हो गया? स्टेंड किधर का होगा डायरेक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। ये जिधर मूव करेगा उसका अपोजिट स्टेंड लेना होगा, नहीं तो पैरेलल हो जाएगा। अब आरएनए प्राइमेज क्या बनाता था, आरएनए प्राइमर बनाता था। तो आरएनए प्राइमर यदि बनाएगा तो ये अपना मूव कर रहा था किधर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो प्राइमर भी बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन किस स्टेन पे, तो 3 प्राइम टू, इसका उल्टा वाला स्टेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे। अब देखते हैं, यहाँ देखिए हम लोग डीएनए बनाया है, तो यहाँ डीएनए पे ये स्टेन लिखा है, ऐसे ये 5 प्राइम, तो इसका दूसरा इंड 3 प्राइम होता है। इसको मैं फिंगर रन कर रहा हूँ, देखिए कहाँ जा रहा है ये। तो इस तरीके से ये रन करते हुए आया, दूसरा इंड के तलाश में है, ये दूसरा इंड हमारा यहाँ मिल गया, तो ये 3 प्राइम हो गया। अब दूसरा वाले में आप सोचना ही नहीं है, तो ये 5 प्राइम तो ये 3 प्राइम हो गया, और इसका दूसरा इंड जो होगा यही होगा, तो ये 5 प्राइम हो जाएगा। यानी ये आप देख लीजिएगा, ये तो क्लियर आपको कर दिया है। और आपका यहाँ पे कभी कभी होता है कि देखने में उल्टा भी लगता है या उल्टा लिखा भी जाता है, लेकिन आपको ये क्लियर है कि डीएनए जो होगा वो एंटी पैरेलल होगा। तो एक इंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो होगा ही, लेकिन जो दूसरा स्टेन होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर हो गया? अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा कि ये जो ओपन हुआ है इतना दूर इधर जो आपका है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हेलिक्स के फॉर्म में, किस बॉन्ड के कारण, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में, तो बेस पेयर के बीच में। लेकिन इधर यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कि ये हेलिक्स के फॉर्म में नहीं, ये ओपन है। और यहाँ पे रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, नया डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। इस तरह इस फॉर्क का नाम, फॉर्क मतलब यू शेप्ड आप बोलिए, वाई शेप्ड बोल दीजिए, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपका हो गया, इसको आप बोलते हैं फॉर्क। तो ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क वो एरिया है जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमको यदि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला काम होगा, जो होना था वो हो गया, यानी हेलिकेज ने इसको खोल दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड हटा दिया, एसएसबी प्रोटीन आया होगा और इसके साथ यहाँ पे बाइंड करके दोनों स्टेन को, सिंगल स्टेन को स्टेबलाइज कर दिया, और स्टेबलाइज करने के कारण ये दोनों स्टेन सेपरेट हो गए। टोपोआइसोमरेज आया होगा, इधर जो सुपर कॉइल बन गया होगा उस सुपर कॉइल को हटा करके रिलैक्स कर दिया होगा। तो यहां तक का तो काम हो गया होगा। अब काम बचा आरएनए प्राइमेज का, कि आरएनए प्राइमेज क्या करेगा। तो सबसे पहले आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर बनाएगा। अपना किधर बनाएगा, अपना बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और आरएनए प्राइमर किस स्टेन पे बनेगा, तो स्टेंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर बनाएगा, किस पे बनाएगा, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टेन पे बनाएगा, और क्या बनाएगा, तो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन का बनाएगा। यानी ये आरएनए प्राइमर का जो डायरेक्शन होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, लेकिन स्टेन का डायरेक्शन क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। एक बार और क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यदि आरएनए प्राइमेज यहां से बनाना शुरू कर दे, तो आरएनए प्राइमेज अपना किधर से चलता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है। तो आरएनए प्राइमेज यदि यहाँ पे एक्ट किया और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यदि बना दिया, तो अब ये देखिए ये दोनों स्टेन पैरेलल हो गया। क्या हो गया, पैरेलल। अब ये भी 5 प्राइम, तो इधर भी 5 प्राइम, तो इसका दूसरा इंड 3 प्राइम होगा, तो इसका भी दूसरा इंड 3 प्राइम है। तो जिधर 5 इधर भी 5, इधर भी 3, इधर भी 3, तो ये पैरेलल होगा। और ये कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा, कभी भी किसी भी मामले में
आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, उसमें कोई पैरेलल कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी कॉन्सेप्ट लगा तो एंटी पैरेलल कॉन्सेप्ट लगा, तो इसका मतलब हो गया कि आरएनए प्राइमेज यहां पे एक्ट नहीं कर सकता। आरएनए प्राइमेज इस जगह एक्ट यदि करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यानी टेम्पलेट, यानी जो सांचा है, टेम्पलेट मतलब सांचा, टेम्पलेट का मतलब सांचा, जिसके हिसाब से ये आरएनए प्राइमर बन रहा है, तो इस टेम्पलेट और ये आरएनए प्राइमर दोनों पैरेलल हो गया, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कि ये किधर से बनाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन से शुरू कर देगा। इतना दूर का फॉर्क खुला हुआ है, इसलिए करके इधर से आरएनए प्राइमर आपका लगेगा। ये आरएनए प्राइमर हो गया, ये आपका हो गया आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, ये हो गया आरएनए प्राइमर। क्लियर करिएगा। तो ये जो आरएनए प्राइमर अब आपके पास में आया, ये आरएनए प्राइमर का ये हो गया 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। तो आरएनए प्राइमर जो है अपना हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसको यदि आगे ले जाकर के आप देखोगे तो यहाँ पे 5 प्राइम है, तो इसका यहाँ पे 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। अब इसका जो एक स्टैंड जो ये होगा, तो ये यदि यहाँ पे आपका 3 प्राइम होगा तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, 5 प्राइम हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये टेम्पलेट, ये हो गया आपका टेम्पलेट, टेम्पलेट, और ये जो टेम्पलेट होगा और ये जो प्राइमर होगा, ये दोनों एंटी पैरेलल होगा, कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता। और आरएनए प्राइमेज जो एंजाइम होगा, ये आरएनए प्राइमर है तो एंजाइम हो जाएगा आरएनए प्राइमेज, मर में एज लगा दीजिए तो आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज और हटा के एज कर दीजिए तो आरएनए प्राइमेज। तो आरएनए प्राइमेज जो होगा आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, और ये आरएनए प्राइमर और ये टेम्पलेट क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, क्योंकि इसका ऊपर वाला सिरा 3 प्राइम है, तो इस स्टैंड का ऊपर वाला सिरा 5 प्राइम है। तो एक टेम्पलेट का ऊपर वाला सिरा 5 प्राइम और आरएनए प्राइमर का ऊपर वाला सिरा 3 प्राइम, तो एंटी पैरेलल कॉन्सेप्ट हो गया। ये एंटी पैरेलल, इसमें प्राइमर ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आरएनए प्राइमर को बनाया कौन होगा, तो आरएनए प्राइमेज बनाया होगा। तो आरएनए प्राइमेज क्या करेगा, ये क्लियर हो गया। हाँ, इस स्टैंड पे जो आरएनए प्राइमेज आएगा वो इधर से आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आरएनए प्राइमेज इधर से ही मूव कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा 5 प्राइम और ये हो जाएगा 3 प्राइम। तो ये जो आपका आरएनए प्राइमर का जो एक इंड है यहाँ पे 5 प्राइम है और टेम्पलेट का जो एक इंड है वो 3 प्राइम है, तो आमने सामने वाला जो इंड पड़ रहा है वो एंटी पैरेलल पड़ रहा है, तो इसलिए करके इसमें आरएनए प्राइमर इधर बना। क्लियर हो गया। तो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्टैंड है, 3 प्राइम, ये ओनली देखिए कैसे कैसे स्टैंड पे मूव कर रहा है। ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड है उस पे आरएनए प्राइमेज जो है, ये एंजाइम का नाम है आरएनए प्राइमेज, ये आरएनए प्राइमेज जो कि आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किया है। ये आरएनए प्राइमर है आपका, ये आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर है जो आपका है, आरएनए प्राइमेज जो है वो आरएनए प्राइमर बनाया है। तो ये जो आरएनए प्राइमर है इसका तो खुद का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन जो टेम्पलेट स्टैंड होगा, दिस वन इज द टेम्पलेट स्टैंड, वो उसके अपोजिट वाला होगा। क्लियर हो गया। तो यानी एंटी पैरेलल कॉन्सेप्ट लगाना, तो एक प्राइमर ऐसे मूव किया और एक प्राइमर ऐसे मूव किया। क्लियर हो गया। तो ये आरएनए प्राइमेज का काम था। उम्मीद करते हैं स्टेप वाइज हम चल रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, स्टेप बाय स्टेप आपका मूव करें। तो आरएनए प्राइमेज का काम था, आरएनए प्राइमेज का काम था, यहाँ पे मैं लिख दिया आरएनए प्राइमेज का काम था आरएनए प्राइमर बनाना। एक आरएनए प्राइमर बना इस साइड से ऐसे और एक आरएनए प्राइमर बना ऐसे। क्यों बना, क्योंकि एंटी पैरेलल करना था, हमको एंटी पैरेलल करना था, इसलिए करके बना। तो इसलिए करके हम लोगों ने यहाँ पे एकदम क्लियर, इसको एक बार और क्लियर करते हैं। यहाँ पे आरएनए जो प्राइमर आपका बना वो इस डायरेक्शन में बना, यानी अपना तो डायरेक्शन ये फिक्स किया कि ये जब भी बनाया तो 5 प्राइम टू क्या बनाया 3 प्राइम, लेकिन टेम्पलेट ऐसे वाला यूज किया, ऊपर से नीचे यूज नहीं किया, क्योंकि ऊपर से नीचे यूज करता तो फिर वो अपना बनाता 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो जब वो अपना 5 टू 3 प्राइम मूव करता है तो पैरेलल हो जाता, इसलिए करके वो नीचे से यूज किया ताकि एंटी पैरेलल बन सके। तो अब यहाँ पे आरएनए प्राइमेज जो है वो आरएनए प्राइमर बना दिया और दोनों साइड से आरएनए प्राइमर बना हुआ है। अब काम बच गया डीएनए पॉलीमरेज का। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया कि आरएनए प्राइमर आपका बन गया। ये ब्लैक कलर से हमने जो लिखा है, ये ब्लैक कलर वाला जो ये आपका है वो है आरएनए प्राइमर। क्लियर हो गया, इसको आरएनए प्राइमर। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्योंकि मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, वो भी मूव किधर करेगा आपने,
5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करेगा। डीएनए पॉलीमरेज चाहे 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो, यदि सिंथेसाइज करना होगा यानी सिंथेसिस, यानी डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए का सिंथेसिस करेगा वो अपना यानी ऑन मूव करेगा किधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो अपना मूव करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन टेम्पलेट जब भी यूज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज जब भी टेम्पलेट यूज करेगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम का यूज करेगा। क्लियर हो गया? यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम का डायरेक्शन होना चाहिए उसके पास में। ये इधर से यदि मूव किया तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन हो गया, और इधर से भी मूव किया तो 3 प्राइम, क्योंकि इधर नीचे वाला ये 3 प्राइम है, तो इधर से भी मूव किया तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन हुआ। तो यानी इस स्टैंड पे यदि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे मूव करना तो नीचे से मूव करना, किधर से मूव करना? नीचे से। और यदि 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड टेम्पलेट पे यदि आपको मूव करना है तो ऊपर से मूव करना है, तभी आपका एंटी पैरेलल कॉन्सेप्ट होगा। यदि टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम आप ले रहे हो तो आपको ऊपर से मूव करना पड़ेगा, क्लियर हो गया? तब एंटी पैरेलल हो जाएगा। लेकिन यदि आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम को टेम्पलेट बना रहे हो तो फॉर्क के अपोजिट मूव करना होगा। फॉर्क के किधर? अपोजिट। फॉर्क बन रहा है किधर? नीचे की तरफ, और ये मूव किधर करेगा? ऊपर की तरफ। तो फॉर्क से अपोजिट यदि मूव करोगे तब आप समझ जाना कि आपका टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना। क्लियर हो गया? क्योंकि ये खुलेगा किधर? नीचे की तरफ। ये जो स्टैंड आपका हेलिक्स है ये ओपन होगा नीचे की तरफ, और आप मूव कर रहे हो, डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा ऊपर की तरफ, तो आपका डेमस्योर टेम्पलेट जो होगा उसका डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन यदि जिधर आपका फॉर्क ओपन हो रहा है और रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन भी उधर ही चल रहा है, या आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस उधर ही चल रहा है, इसका मतलब डेमस्योर होगा कि टेम्पलेट का डायरेक्शन होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये हो गया। तो जिधर फॉर्क बने और उधर ही डीएनए पॉलीमरेज मूव करे तो टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और जिधर फॉर्क बन रहा है उसके अपोजिट में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो फिर टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या होगा? तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये आप क्लियर करो, तो डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम कर रहा है कि एक स्टैंड? दोनों स्टैंड। तो ये भी क्लियर रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन के समय जो आप आरएनए बनाओगे तो उसमें डीएनए का एक ही स्टैंड टेम्पलेट का काम करेगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम करता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? यहाँ पे याद कीजिएगा। तो यहाँ पे दिमाग क्या रखना है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम यदि आप स्टैंड लोगे तो आपका जिधर रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा नीचे की तरफ बन रहा है तो आपका डीएनए पॉलीमरेज ही उधर ही मूव करेगा। क्लियर हो गया? और यदि आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम का यदि टेम्पलेट लोगे तो जिधर आपका रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा उसका उसके उल्टा में डीएनए रेप्लिकेशन चलेगा। क्लियर हो गया? या प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये दोनों स्टैंड टेम्पलेट है, दिस वन भी टेम्पलेट मतलब सांचा हो गया, इसी के हिसाब से डीएनए का फॉर्मेशन होगा, और ये भी टेम्पलेट होगा, दोनों यूज किया जाएगा। टेम्पलेट हमेशा याद रखिएगा, अपना बात बोल रहा हूं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप आसानी से, बहुत बार बोल रहा हूं ताकि आप सुनिए और उसको पकड़ लीजिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि डीएनए पॉलीमरेज जो अपना स्टैंड की बात नहीं कर, अपना मूव करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसलिए स्टैंड यूज करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर हो गया? आरएनए प्राइमेज भी है, वो अपना मूव करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसलिए कि टेम्पलेट यूज करेगा उल्टा वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये भी चूंकि मूव करता है अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो टेम्पलेट यूज करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक लाइन में कोई डाउट मत रखना, डीएनए पॉलीमरेज हो, आरएनए प्राइमेज हो, आरएनए पॉलीमरेज हो, उसका टेम्पलेट हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला ही यूज करेगा। क्लियर हो गया? और वो अपना मूव करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। आइए आगे चलते हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पास में आरएनए प्राइमर शॉर्ट स्ट्रेच बना हुआ है दोनों स्टैंड पे। अब यहाँ से क्या होगा कि अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बोला, हाँ ठीक, अब प्राइमर लग गया, अब हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यदि ये प्राइमर को नहीं देखता, कौन? डीएनए पॉलीमरेज, और उसमें भी थर्ड, तो ये बोलता हम डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे ही नहीं, यानी स्टार्टर चाहिए इसको। डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए? स्टार्टर। जब तक स्टार्टर मिलेगा नहीं तब तक वो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करेगा ही नहीं। इस मामले में भी इसको वीआईपी बोलते हैं।
तो अब क्या करेगा कि अब यहाँ पे दोनों प्राइमर लगा हुआ है और 3 प्राइम इंड फ्री है। मैं बताया था कि कहीं भी डीएनए हो कि आरएनए हो, यदि 3 प्राइम इंड होगा तो वहां पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा, और 5 प्राइम इंड होगा तो क्या होगा, फॉस्फेट होगा, पहले ही बता रखा हूं। तो 3 प्राइम इंड ऑलवेज OH ग्रुप रहेगा, इसीलिए कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहां से डीएनए रेप्लिकेशन क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो अब यहां से ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या करेगा, स्टार्ट यहां से कर दिया, जोड़ करके यहां से शुरू कर दिया, और इधर से इधर शुरू हो गया। अब इधर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पहुंचा, इस जगह पे जब डीएनए पोल थर्ड पहुंचा, यानी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पहुंचा, तो अब इसके आगे तो टेम्पलेट है ही नहीं, इसके आगे टेम्पलेट नहीं, अब सांचा है ही नहीं, तो ये यहाँ पे सिंथेसिस अब बंद कर देगा, सिंथेसिस क्या करेगा, बंद। लेकिन यहां जो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे जो पहुंचा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये उम्मीद करते हैं कि पोल थर्ड बोल रहे हैं, ये डीएनए पोल थर्ड जो यहाँ पे पहुंचा, तो ये आगे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम आपका लगा हुआ है हेलिकेज। कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज। ये हेलिकेज क्या करेगा, स्टेन को खोल देगा, तो स्टेन को खोल देगा तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो ये आगे मूव कर जाएगा। लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आगे क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि आगे टेम्पलेट है ही नहीं। तो जब आगे टेम्पलेट नहीं है तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है इस जगह पे नहीं रुकेगा, क्योंकि हेलिकेज क्या करेगा, आगे आपका स्टेन को खोलता रहेगा, और इसलिए खोल पाएगा क्योंकि टोपोआइसोमरेज जो सुपर कॉइल बना है उसको रिलीज कर देगा, और ये जो आपका हेलिकेज है ये आगे स्टेन को खुलेगा। तो अभी हम खोल के दिखाते हैं। अब यहां से क्या होगा, आगे स्टेन खुलेगा, आगे जब यहां से स्टेन खुलेगा तो ये स्टेन को आगे और खोल दिया गया, ये स्टेन ऐसे खुल गया और ये स्टेन ऐसे खुल गया। अब क्या हो गया, अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये तो यहां से निकल गया, क्लियर हो गया। अब ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन इसके आगे फर्दर ये कर नहीं सकता। तो यहां से क्या हुआ कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है तो इसको तो आगे स्टेन खुला हुआ मिल गया, और ये जो इंड है ये 5 प्राइम इंड है, तो ये अपना कंटिन्यू करके इंड तक पहुंच जाएगा, और ये इंड अब इसका हो जाएगा 3 प्राइम। तो इधर वाला तो स्टेन पूरा कंप्लीटली एक प्राइमर का यूज किया और पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को बोला जाएगा कि भैया ये स्टेन फिर से हम खोले हैं और तुम यहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करो, तो बोलेगा नहीं होगा, कहे भाई तो क्या लगाओ, प्राइमर लगाओ। जब तक तुम प्राइमर लगाओगे नहीं तब तक वो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करेगा नहीं, तो फिर से नया प्राइमर की जरूरत पड़ गई, और ये इंड जो होगा ये 3 प्राइम इंड होगा, क्योंकि ये 5 प्राइम था, तो ये 5 प्राइम था, तो ये इंड आपका 3 प्राइम था। तो फिर क्या होगा कि न्यू प्राइमर की जरूरत पड़ेगी जो कि आरएनए प्राइमेज लेके आएगा, और वो अब यहां से 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक प्राइमर बना दिया, प्राइमर बन गया। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होगा यहां से फिर अटैच होगा, और अटैच होकर के इसको कंटिन्यू करके यहां तक लेके चला जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे फ्रेगमेंट में स्टैंड बन रहा है, यहां पे जो स्टैंड बन रहा है, यहां पे जो ये स्टैंड बना, ये जो न्यूली स्टैंड बन रहा है, ये जो स्टैंड बना, ये फ्रेगमेंट में, यहां बीच में देखिए गैप है, लेकिन इस स्टैंड पे जो स्टैंड बन रहा है वो एक कंटिन्यूअस स्टैंड बन रहा है, एक कंटिन्यूअस। एक बार डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड किया और बाइंड करके एकदम लास्ट तक, लास्ट टर्मिनल तक जाकर के डीएनए रेप्लिकेशन को फिनिश किया। तो यानी ये जो कंटिन्यूअस स्टैंड बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। कौन सा स्टैंड बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड। और लीडिंग स्टैंड जो होगा, ये जो लीडिंग स्टैंड होगा वो ऑलवेज, लीडिंग स्टैंड ऑलवेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो टेम्पलेट होगा उसी पे बनेगा। किसपे बनेगा, 3 प्राइम। तो यानी लीडिंग स्टैंड जो होगा वो आपको किस स्टैंड पे बनेगा, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट पे बनेगा। लेकिन ये जो बीच में गैप हो गया, एक ये स्टेज बना है न्यू और एक ये स्टेज बना है न्यू, तो बीच में गैप हो गया। तो इसलिए के गैप के लिए वर्ड लगाते हैं लैग, लैग का मतलब होता है गैप, तो इसलिए कि इसको बोलते हैं लेगिंग स्टैंड। ये जो आपका गैप में बना है, ये जो आपका गैप में बना है, तो इस स्टैंड का नाम हो जाएगा लेगिंग स्टैंड, लेगिंग स्टैंड। और ये जो लेगिंग स्टैंड होगा ये टेम्पलेट यूज किया होगा कौन सा, तो 5 प्राइम टू
3 प्राइम। तो लेगिंग स्ट्रैंड जो बनेगा वो कहां बनेगा, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्यों लेगिंग बोल रहे, तो लैग का मतलब क्या होता है, गैप, और ये गैप मिलेगा कहां, तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है उसके बीच में गैप मिलेगा, इसलिए इसको लेगिंग स्ट्रैंड बनेगा। और लेगिंग स्ट्रैंड जब भी बनेगा तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले टेम्पलेट पे बनेगा, और लीडिंग स्ट्रैंड जब भी बनेगा तो किस पे बनेगा, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पे बनेगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपका डीएनए रेप्लिकेशन फिनिश नहीं हुआ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अभी आपका यदि टेम्पलेट का डायरेक्शन यदि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यदि टेम्पलेट का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो उस पे कौन सा स्ट्रैंड बनेगा, लेगिंग स्ट्रैंड। क्यों बनेगा, तो मजबूरी है, खुल रहा था डीएनए इधर। अब इसको यहाँ पे या दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं इस जगह पे, यदि आपका ये डीएनए था, यहाँ पे हमने यहाँ पे डीएनए बनाया, तो ये जो डीएनए है इसका यदि आपका यहाँ पे लिख लिया 5 प्राइम, और इसी पे हाथ दौड़ा रहा हूं, देखिए ये कहाँ इंड किया, यहाँ इंड किया 3 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये दिख रहा होगा। तो अच्छा, यहाँ पे अभी आपका क्या है कि इसी डीएनए की बात कर रहा हूं, तो ये जो अभी आपका डीएनए है, तो ये डीएनए मैं लिया, ये डीएनए लिया, तो ये एक हो गया 5 प्राइम, तो ये 5 प्राइम हो गया, तो इसका इंड खोज रहा हूं, तो यहाँ पे मिल गया 3 प्राइम, और इसका अपोजिट इंड जो हो गया ये हो गया 3 प्राइम, तो ये हो गया 5 प्राइम। अब मेरे को बताइए, ये जो ओपन हो रहा था इधर ओपन हो रहा था, और आरएनए प्राइमेज जो होगा, आरएनए प्राइमेज जो होगा वो एंटी पैरेलल टेम्पलेट के हिसाब से लगेगा। तो आरएनए प्राइमेज जो आरएनए प्राइमर बनाएगा तो इधर से बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, और आरएनए प्राइमेज यदि इधर से बनाएगा तो इधर से बनेगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये तो पैरेलल हो जाएगा, तो संभव नहीं है। तो इसलिए के अपोजिट से बनाना शुरू करता है, यानी इतना दूर खुला है तो इधर से ये बनाना शुरू किया, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसलिए करके क्या हुआ कि ये यहाँ पे अब डीएनए प्राइमर बाइंड करते यहाँ तक जाके रुक गया, फिर नेक्स्ट आगे जब खुलेगा तो फिर नया प्राइमर चाहिए, फिर नया प्राइमर चाहिए, तब आगे मूव कर। लेकिन ये क्या होगा, ये इधर ऐसे खुल रहा, तो ये इधर ही डीएनए पॉलीमरेज मूव करेगा, तो कंटिन्यू मूव करता चला जाएगा। यहाँ पे आपका मूव किया डीएनए पॉलीमरेज, तो कंटिन्यू मूव करता चला गया, जहां तक डीएनए रेप्लिकेशन करना था, यानी पूरा डीएनए का ही डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो कंटिन्यू मूव किया। तो ये टेम्पलेट का डायरेक्शन जिसमें वो कंटिन्यू डीएनए पॉलीमरेज मूव करेगा और एक सिंगल प्राइमर यूज किया जाएगा, उस टेम्पलेट का डायरेक्शन होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यदि बहुत ज्यादा प्राइमर यूज किया जाए, मोर देन 1 प्राइमर यूज हो, तो उस टेम्पलेट का डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और उस स्टैंड जो आपका बनेगा उस स्टैंड का नाम होगा लेगिंग स्टैंड, और लेगिंग स्टैंड ऑलवेज बनेगा किसपे, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इस ये जो लेगिंग स्टैंड है, इस स्टैंड को ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट ओकाजाकी ने इसको खोजा था, तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी हो गया, और ये लीडिंग स्टैंड हो गया। अभी भी डीएनए रेप्लिकेशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब जो जो चीजें लिखी हुई थी उसको हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब मेरे पास क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास में बना हुआ है, ये आपका डीएनए बना हुआ है। अब डीएनए बना है, लेकिन उसमें देखिए साथ में आपका जुड़ा हुआ क्या है, तो साथ में आपका जुड़ा हुआ है प्राइमर, और वो जो प्राइमर है, ये जो प्राइमर आपका जुड़ा हुआ है, ये प्राइमर आरएनए प्राइमर है। तो डीएनए में कभी भी आरएनए नहीं हो सकता, ये आरएनए प्राइमर है, तो यानी आरएनए जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें सही नहीं है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि आपका यहाँ पे आपने डीएनए बनाया, स्टेप वाइज खोला, डीएनए को क्या खोला, स्टेप वाइज खोला। तो एक स्टैंड में तुम देखोगे कि मोर देन 1 प्राइमर यूज किया गया। हमने 2 प्राइमर यूज किया ब्लैक कलर से, एक ये और एक ये। तो मोर देन 1 प्राइमर यदि यूज करोगे तो वो लेगिंग स्टैंड बनेगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलेंगे, और ऑलवेज टेम्पलेट का डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस वन इज द टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर हो गया। और इधर से आपका जो बनेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे बनेगा। ये कंटिन्यूअस स्टैंड होगा, इसलिए इसको बोलेंगे लीडिंग स्टैंड, इसमें कहीं भी कोई गैप हो नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये आरएनए प्राइमर है, तो आरएनए प्राइमर है तो आरएनए प्राइमर रहेगा ही नहीं, आरएनए प्राइमर को हमको रखना नहीं है। लेकिन चूंकि डीएनए पॉलीमरेज क्या था, तो डीएनए पॉलीमरेज बोला कि हम बिना प्राइमर का मूव नहीं करेंगे, जब तक कालीन बिछी हुई नहीं होगी, स्टार्टर मिलेगा नहीं, हम आगे चलेंगे नहीं, इसलिए करके आरएनए प्राइमर को लाया गया। लेकिन डीएनए में आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं है। तो इसलिए करके अब क्या होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो क्या करेगा, यहां से आरएनए प्राइमर को रिमूव करता जाएगा और वहां पे डीएनए का सिंथेसिस करता चला जाएगा। यानी आरएनए को हटाता जाएगा और जितना दूर आरएनए है, आरएनए को हटा के उस जगह पे वो डीएनए बना देगा। और ये जो डीएनए बनाएगा वो आपका बनाएगा डीएनए पोल 1।
यानी डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 1 दिख रहा होगा ये, उम्मीद करते हैं। ये आपका जो बनाएगा, ये जो न्यू डीएनए बनाएगा प्राइमर को हटा करके, ये होगा डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 1। तो आपको यदि कोई बोले कि डीएनए पोल 1 क्या करेगा, तो आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। किसको रिमूव करेगा? आरएनए प्राइमर। यहां भी आरएनए प्राइमर को रिमूव करके और छोटा चेन बना देगा, जितना दूर का प्राइमर होगा उतना दूर का डीएनए बना देगा। लेकिन ये बना देगा, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ेगा नहीं, जोड़ना उसका काम नहीं। अच्छा, इस जगह पे पहले क्या लगा हुआ था इस डीएनए के साथ में? तो आरएनए प्राइमर लगा हुआ था। क्लियर हो गया? अब इस आरएनए प्राइमर को यहां से कौन हटाता जाएगा? तो डीएनए पॉलीमरेज 1, और हटा करके क्या लेके आ जाएगा? तो डीएनए का छोटा सा चैन लेके आ जाएगा, और उस चैन को लेकिन आपस में जोड़ नहीं पाएगा। और ये इधर का डायरेक्शन इतना हो गया, यहाँ पे 5 प्राइम, और इधर लास्ट में चला जाएगा ये 3 प्राइम, लेकिन इसको ये जोड़ नहीं पाएगा। अब क्या होगा कि इस स्ट्रैंड पे भी प्राइमर लगा हुआ था, इस प्राइमर को भी यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। ये प्राइमर को रिमूव करेगा डीएनए पोल 1, और रिमूव करके इस जगह पे आपका लेकर के आ जाएगा डीएनए का छोटा सा चैन। फिर इस जगह से प्राइमर को रिमूव कर देगा और इस जगह पे ले आएगा डीएनए का छोटा सा चैन, और ये डायरेक्शन यहाँ पे होगा 5 प्राइम। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो छोटा छोटा सा जो चैन बना हुआ है डीएनए का प्राइमर के रिमूव होने के बाद, तो उसमें एंजाइम एक्ट करेगा। यहाँ पे एक एंजाइम हमने लिखा था लाइगेज। कौन सा एंजाइम? लाइगेज। अब लाइगेज एंजाइम क्या करेगा कि इस जगह पे जो आपका गैप रह गया, इस गैप को सील कर देगा, ज्वाइन कर देगा। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? ज्वाइन कर देगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये 5 प्राइम हो गया, तो ये स्ट्रैंड हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट था, तो इसका बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये दोनों आपका डीएनए का फॉर्मेशन हो, यानी आपने एक डीएनए लिया था जिसमें कि टेम्पलेट का डायरेक्शन था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब उसी पे क्या हुआ, तो ये दोनों ओल्ड था, तो इस ओल्ड पे ये न्यू बन गया, ये न्यू बन गया आपका, और इस ओल्ड पे ये न्यू बन गया। तो इस तरीके से 2 डीएनए का फॉर्मेशन आपका हो गया। इसका हम थोड़ा सा समरी आपको बना के देते हैं। चलिए ऐसे बनाते हैं ताकि और बड़ा करके आपको दिखाया जा सके। चलिए इस तरीके से, कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हम लोग का मंजिल एकदम ठीक से है, ये मेडिकल क्वालिफाई करना है, और कोई भी नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में लाना ही नहीं। सीधी सी बात है, करने वाले कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक स्ट्रैंड आपका होगा 5 प्राइम, ये दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, और इसी का इंड खोजते हैं हम लोग। तो इंड के लिए हम लोग फिंगर लगा देते हैं ताकि उल्टा पुल्टा नहीं हो जाए। ये हो गया 3 प्राइम। अब ये 3 प्राइम है तो ये ऑलरेडी 5 प्राइम हो जाएगा, और दूसरा इंड जो बचा वो 3 प्राइम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इधर से क्या होगा, ये खुला क्यों होगा, हेलिकेज एंजाइम एक्ट क्या हो, फिर ये दोनों आपस में जुड़ क्यों नहीं रहा है, एसएसबी इसको स्टेबलाइज कर दिया। इधर जो सुपर कॉइल बना होगा इसको रिलैक्स कौन क्या होगा, टोपोआइसोमरेज किया होगा। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोला कि जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो अपना किधर से चलेगा, अपना 5 to 3 चलेगा, लेकिन टेम्पलेट क्या यूज करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन यूज करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहां पे यदि अच्छा डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए बनाता है तो बिना प्राइमर के मदद से बना सकता है नहीं, यानी वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं करता है। डी नोवो सिंथेसिस का मतलब होता है खुद से बना लेना, यानी उसको चाहिए कोई स्टार्टर। जब तक कोई उसको स्टार्ट करके देगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डी नोवो सिंथेसिस नहीं करता है, यानी डीएनए का डी नोवो सिंथेसिस नहीं करता है। डी नोवो सिंथेसिस करने की कैपेसिटी उसके पास इसलिए नहीं है क्योंकि वो बिना प्राइमर का मूव ही नहीं करता। क्लियर हो गया? तो इसलिए करके पहले आएगा आरएनए प्राइमेज। तो आरएनए प्राइमेज भी अपना किधर मूव करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है। तो इसलिए करके एक आरएनए प्राइमेज जो होगा इधर से मूव करेगा, तो इस ये एंटी पैरेलल हो गया दोनों। आरएनए प्राइमेज भी जो आरएनए प्राइमर बनाएगा तो उसका डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिख रहा होगा। और इधर से आरएनए प्राइमेज मूव नहीं करेगा क्योंकि आरएनए प्राइमेज अपना मूव करता है 5 प्राइम टू, तो अपना यहाँ 5 प्राइम लिख देगा, इधर 3 प्राइम, तो पैरेलल हो जाएगा, तो इधर से मूव नहीं करेगा, तो मूव इधर से करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया, पूरा बड़ा करके फिर से समझा रहे हैं, ये क्लियर हो। अब ये इधर से मूव करेगा और ये इधर से मूव किया, लेकिन दोनों जो हो गया वो एंटी पैरेलल हो गया, ये भी एंटी पैरेलल हो गया, ये भी एंटी पैरेलल,
क्योंकि इसका जो यहाँ पे सीधा ये 5 प्राइम है और जिधर इसका 5 प्राइम है उसका इधर क्या है 3 प्राइम है, तो इसलिए ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हो गया और ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल। ये ब्लू वाला टेम्पलेट है जो कि ओल्ड स्टैंड होगा, ये ब्लू वाला जो ये टेम्पलेट है ये भी ओल्ड स्टैंड होगा। क्लियर हो गया। अब इसी पे हम लोग न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन न्यू स्टैंड जो बनाएगा वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा। कौन बनाएगा? तो डीएनए पोल थर्ड। और ये डीएनए पोल थर्ड जो है ये बिना प्राइमर के मदद से आगे मूव नहीं करता, तो प्राइमर लग गया अब मूव करेगा। तो डीएनए पोल थर्ड, अच्छा ये जो आपका डीएनए है ये ओपन किधर हो रहा है? इस साइड ओपन हो रहा है। ये आपका हेलिकेज एंजाइम मूव किधर कर रहा है? इधर आपका स्टैंड मूव कर रहा है, यानी फॉर्क का फॉर्मेशन इस साइड में होगा। और इधर जो डीएनए पॉलीमरेज इस स्टैंड पे यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो स्टैंड होगा, इस पे जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मूव करेगा, इधर मूव करेगा, यानी फॉर्क इधर जा रहा है और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इधर मूव कर रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा? इधर से मूव करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे इसको प्राइमर मिल गया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को, वो अपना क्या करेगा कि बाइंड करवा लेगा इस 3 प्राइम इंच से, खुद बाइंड कर लिया और बाइंड करके क्या किया, यहां से डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू कर दिया डीएनए का। और ये इसलिए यहां पे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जोड़ पाया क्योंकि 3 प्राइम एंड पे OH फ्री होता है। क्लियर हो गया। यहां पे ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड न्यू न्यूक्लियोटाइड को क्यों जोड़ पा रहा है? क्योंकि ये क्या है? आरएनए प्राइमर। इस आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट है? तो OH प्रेजेंट है। इसीलिए कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके आगे मूव करवा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से यहाँ से क्या होगा, ये आगे मूव करेगा। तो जहां तक टेम्पलेट मिलेगा वहीं तक मूव कर पाएगा, उसके आगे तो उसका कोई रास्ता है ही नहीं, उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। वहां से उसके बाद गाइडलाइन हुई ना, जैसे आप लोग गूगल मैप चलाते हैं, नेट तो बहुत चलाते हैं, तो गूगल जहां तक आपको बता रहा है यहाँ तक मूव करना वहीं तक मूव करना है, उसके आगे तो आपको रास्ता है ही नहीं, तो आगे मूव करिएगा ही नहीं। इस वाला यहाँ पे जाकर के डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से जब मूव किया तो मूव करते करते जब इंड पे पहुंच गया तो उसके आगे मूव नहीं करेगा और ये हो जाएगा 3 प्राइम। और ये जो अपना चला था डीएनए पॉलीमरेज जो अपना चला था वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम चला था, लेकिन किसके सर पे बैठ के चला था? किससे? तो 3 प्राइम प्राइमर के अपना 5 प्राइम अटैच करके मूव किया। तो डीएनए पॉलीमरेज भी अपना मूव किया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और आरएनए प्राइमेज भी जो आरएनए प्राइमर बनाया वो भी बनाया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये दोनों जो आपका हो गया ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे 5 प्राइम है तो यहाँ पे क्या 3 प्राइम। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब इधर से भी डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करेगा और डीएनए का फॉर्मेशन शुरू करके यहाँ पहुंचा। क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि इतना दूर जब बन गया, जहां पे डीएनए बन रहा था, इस फॉर्क का नाम क्या है? ये वाई शेप फॉर्क है, इसका नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क वो फॉर्क है जहां पे कि डीएनए का सिंथेसिस होता है। रेप्लिकेशन फॉर्क वो फॉर्क है, वो वाई शेप स्ट्रक्चर है जहां पे आपका डीएनए का ये लिखा हुआ है रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, ये क्लियर एकदम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब इतना दूर ये जो फॉर्क बना था इस जगह काम हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गई, न्यू स्टैंड बना हुआ है। तो डीएनए रेप्लिकेशन तो पूरे डीएनए में होता है, होल पार्ट ऑफ द डीएनए में होगा। तो इतना दूर का जब काम हो गया तो उसके बाद इधर का हेलिक्स अब ओपन होना शुरू हो। जब तक यहाँ रेप्लिकेशन फॉर्क में फिनिश नहीं हुआ तो इधर ओपन नहीं हुआ। इधर हो गया, डीएनए बन गया, तो अब इधर ओपन होगा। अब इधर जब ओपन होगा तो ओपन तो हेलिकेज एंजाइम करेगा जो कर ही रहा था, तो हेलिकेज एंजाइम अब क्या किया, यहाँ पे ओपन किया। फिर ये पॉइंट इसका ओपन हुआ, ये पॉइंट इसका ओपन हुआ, अब यहाँ पे ओपन किया। क्लियर? कोई दिक्कत? ओपन हो गया। अब ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे ओपन हुआ तो फिर से ये पॉइंट आपका ओपन हो गया। अब ओपन हुआ तो ये जो आपका यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे है ही, इधर ओपन हुआ तो ये आगे मूव कर जाएगा। जब तक ओपन नहीं हुआ तो मूव नहीं किया था, लेकिन फिर यहाँ आकर के रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी फिर ओपन इधर नहीं हुआ है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले इतना दूर ओपन हुआ था तो यहां तक डीएनए पॉलीमरेज पहुंचा था, फिर इधर ओपन हुआ तो फिर यही कंटिन्यू यही सिंगल डीएनए पॉलीमरेज ये आगे मूव कर गया। फिर इधर क्यों नहीं मूव कर रहा अभी? क्योंकि इधर अभी ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ का काम अभी फिनिश नहीं हुआ। तो इसलिए करके आप यहाँ पे बोल रहे हो
ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, सिंगल डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे बाइंड किया, जो कि टेम्पलेट था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो सिंगल डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अभी कंटिन्यू मूव कर रहा है, और जैसे जैसे ये खुलता चला जाएगा ये मूव करता चला जाएगा इंड तक। क्लियर हो गया? तो पहले इतना दूर का फ्रेगमेंट खुला था तो इतना दूर काम हो गया, और अब इतना दूर फिर फ्रेगमेंट खुला है तो अब आगे काम कर रहा है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इस स्टैंड पे डीएनए ये स्टैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम का जो स्टैंड है, तो इस स्टैंड पे तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे है, और इसके आगे इसका टेम्पलेट है ही नहीं, यानी रोड नहीं है, बोल सकते हो कि रोड नहीं है, रोड रहेगा तब ना मूव करेगा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तो यहीं पे इंड कर गया, क्योंकि इसको आगे रोड मिल ही नहीं रहा, इसको टेम्पलेट मिल ही नहीं रहा, साचा मिल ही, ये आगे मूव नहीं करेगा। अब क्या करेगा, तो अब फिर से इस ये जो स्टैंड जो खुला है, तो इस पे फिर से आपको डीएनए बनाना है, तो फिर से प्राइमर की जरूरत पड़ जाएगी। तो अब न्यू प्राइमर बनाइए इस पे। अब न्यू प्राइमर यहां से फिर बना, इसका डायरेक्शन हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहां से डीएनए रेप्लिकेशन चालू किया, और जहां तक बनाया था वहां पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे जोड़ा नहीं। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पहुंच के रुक गया, और इस जगह पे गैप रह गया। क्या रह गया? गैप रह गया। अब यहां तक का काम फिर हो गया, अब इतना दूर फिर बचा हुआ है, तो फिर इसको ओपन किया जाएगा, फिर ये अब ओपन होगा। अब ये जो ओपन होगा, अब ये फाइनली ये ओपन हो गया। अब ये जो ओपन होगा, ये फाइनली अभी आपका यहाँ पे ओपन हो गया, ये फाइनली ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो फाइनली ओपन हुआ, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था, ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये इंड तक पहुंच जाएगा, और इसका डायरेक्शन यहाँ पे 5 प्राइम, और ये टेम्पलेट 3 प्राइम था, यानी ये टेम्पलेट जो था, ये जो आपने टेम्पलेट लिया था, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिया था, और ये जो डायरेक्शन हो गया ये आपका 3 प्राइम डायरेक्शन हो गया। तो यहां पे क्या हुआ कि स्टेप वाइज खोले थे, पहले इतना दूर खोले, फिर ये खुला, फिर ये खुला, और ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो टेम्पलेट आपका था, ये जो 3 प्राइम, ये जो टेम्पलेट, ये जो आपके पास में टेम्पलेट था 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो टेम्पलेट था, उस पे एक ही प्राइमर यूज हुआ है, एक आरएनए प्राइमर यूज हुआ है, एक आरएनए प्राइमर यूज हुआ है, और एक ही बार डीएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, जो एक साइड से लेकर के इंड तक डीएनए रेप्लिकेशन को फ्रीज किया। कोई डाउट नहीं है। दूसरा स्टेज में जब हम लोग चल रहे हैं, दूसरा स्टेज में चल रहे हैं, तो पहले इतना दूर खुला, तो एक प्राइमर यहां लग गया, फिर बाद में जब खुला तो उसके लिए नया प्राइमर लग गया, फिर अभी जो खुला है तो फिर इसके लिए एक नया प्राइमर आपको जरूरत पड़ेगा, और ये जो नया प्राइमर होगा ये अपना चलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये टेम्पलेट जो है, यहाँ इस टेम्पलेट का इंड क्या है, यहाँ पे 3 प्राइम, तो ये एंटीपैरल हो गया। अब ये प्राइमर बना, अब यहां से फिर आपका क्या होगा कि न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा, जो इस प्राइमर तक पहुंच के रुक जाएगा। क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ? तो इस टेम्पलेट का ये भी एक टेम्पलेट हो गया, तो यानी डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रिंग टेम्पलेट का काम करता है, लेकिन इस टेम्पलेट का डायरेक्शन हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इस टेम्पलेट का डायरेक्शन हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आप देखोगे कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट पे जो स्टैंड बना है, वो स्टैंड आपका कंटिन्यूअस बना हुआ है, ये कंटिन्यूअस बना हुआ है। लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे जो आपका ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे जो स्टैंड बना है, तो यहां से बना, यहां रुक गया, ये गैप हो गया, फिर यहां से बना, फिर यहां रुक गया, फिर यहां गैप हो गया, फिर यहां से बना, फिर यहां के रुक गया, मतलब खुलते गया, बनता गया, खुलता गया, बनता गया, और ये इतना दूर खुला था तो इधर से इधर बन गया। ये इसलिए खुलता गया, बनता गया का कॉन्सेप्ट लगा क्योंकि एंटी पैरेलल मेंटेन करना था। क्या मेंटेन करना था? एंटी पैरेलल। यदि ये इधर से अपना आरएनए प्राइमर बना देता तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन क्योंकि रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा था इधर और ये मूव कर रहा है अपोजिट, इसलिए करके बहुत सारे प्राइमर की जरूरत पड़ा। जितना जगह खुलता गया उतना जगह प्राइमर लगता चला गया। तो इसका मतलब हो गया ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला टेम्पलेट है, इस पे आपको कंटिन्यूअस स्टैंड नहीं बन रहा है, ये स्टैंड में यहाँ गैप है, इस स्टैंड में फिर यहाँ गैप हो गया, ये गैप जो बन रहा है इसलिए करके इसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। यानी टेम्पलेट जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है उस पे लैगिंग स्टैंड बनता है। कौन सा स्टैंड बनता है? लैगिंग स्टैंड। और लैग का मतलब होता है गैप। तो ये जो लैगिंग स्टैंड जो आपका बना,
ये किस टेम्पलेट पे बना, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे बना। इसलिए बना ताकि ये एंटी पैरेलल को मेंटेन रख सके, यानी यहाँ पे अब जो डीएनए बना है तो ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो ये एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल को मेंटेन रखने के लिए ये आपका क्या किया, लेगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर दिया। और ये लेगिंग स्ट्रैंड को ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ओकाजाकी ने इसको खोजा। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट और बनाइए आप, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अभी डीएनए रेप्लिकेशन आपका फिनिश नहीं हुआ है, अभी प्राइमर लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, डीएनए पोल 1 आएगा, और डीएनए पोल 1 आएगा और यहाँ से आरएनए प्राइमर को हटाते जाएगा और डीएनए का चैन बनाता चला जाएगा। यहाँ से ये आरएनए प्राइमर को डीएनए पोल 1 हटा देगा और यहाँ पे डीएनए का एक छोटा सा चैन बना देगा। क्लियर हो गया। और वो भी बनाएगा किधर, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये जो बना हुआ था ये 3 प्राइम टू, ये भी बना हुआ था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि ये भी जो डीएनए पर में थर्ड भी होता है वो 5 प्राइम टू किधर चलता है, 3 प्राइम करता है। ये इसका 5 प्राइम है। तो एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। तो अब यहाँ पे छोटा सा चैन बना दिया, किसको हटा के, तो डीएनए पोल 1 क्या किया, तो डीएनए पोल 1 यानी डीएनए पॉलीमरेज 1 ये क्या किया, आरएनए प्राइमर को, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा, ये डीएनए पोल 1 क्या किया, तो डीएनए पोल 1 ये रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ये डीएनए पोल 1 जो है ये क्या किया, आरएनए प्राइमर को रिमूव किया, आरएनए प्राइमर को रिमूव किया, आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए लाया। शॉर्ट है ये डीएनए पोल 1 क्या कर रहा है, तो आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दे रहा है और शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए यानी ये जो डीएनए का छोटा चेन बनाया, ये छोटा चेन को लेकर के आया, ठीक है, आरएनए प्राइमर के जगह पे। लेकिन फिर ये जो इधर वाला जो डीएनए जो पहले बना हुआ था और ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो डीएनए बनाया शॉर्ट चेन, वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं होगा, वो आपस में जुड़ेगा नहीं, उसको जोड़ेगा लाइगेज। तो इसी तरीके से सब जगह से डीएनए पोल 1 क्या करेगा, प्राइमर को हटा देगा और प्राइमर को हटा करके शॉर्ट चेन ऑफ द डीएनए लेकर के आ जाएगा। शॉर्ट चेन ऑफ द डीएनए यहाँ पर लेकर के आपका आएगा। ये शॉर्ट चेन ऑफ द डीएनए यानी ये आपका हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम लेकर के आ जाएगा, लेकिन जोड़ेगा नहीं। फिर बोलो जोड़ेगा नहीं। फिर यहाँ से प्राइमर को रिमूव करेगा और शॉर्ट चेन ऑफ द डीएनए लेकर के आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये आपका है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये पहले वाला जो बना हुआ था 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर यहाँ से प्राइमर को रिमूव करेगा और शॉर्ट चेन ऑफ द डीएनए लेकर के आ जाएगा और ये होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये पहले बना हुआ था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन जोड़ेगा नहीं, लाइगेज कैपेसिटी उसके पास में नहीं है, नहीं जोड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब फाइनली आएगा लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा, लाइगेज। लाइगेज को बोला था लट्ठा ऑफ द डीएनए है जो कि डीएनए को जोड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जोड़ देगा लाइगेज, इस जगह पे जोड़ देगा लाइगेज, फिर ये जो है इस पॉइंट पे जोड़ देगा लाइगेज, फिर लाइगेज यहाँ पे जोड़ देगा। तो एक डीएनए ऊपर वाला बन गया और एक डीएनए नीचे वाला बन गया। तो इस तरीके से एक डीएनए हमने लिया था जिसमें कि एक स्ट्रैंड ये था, एक स्ट्रैंड ये था, वो इसी स्ट्रैंड पे ये स्ट्रैंड बन करके ये दोनों एक डीएनए हो गया। फिर इस स्ट्रैंड पे ये स्ट्रैंड बन करके एक डीएनए हो गया। तो एक ओल्ड रह गया, एक न्यू रह गया, इसमें भी एक ओल्ड एक न्यू हो गया। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। आइए, डीएनए पोल 1 का काम अभी खत्म नहीं हुआ। डीएनए पोल 1 का काम ये हुआ कि आरएनए प्राइमर को हटा करके वहां पे शॉर्ट चेन ऑफ द डीएनए लाया, लेकिन ये प्रूफ रीडिंग भी अच्छा करता है, ये प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है। किसका काम करता है, प्रूफ रीडिंग का। आगे हम आपको बताते हैं, तो एक और छोटा फिगर बनाते हैं, उसमें आपको क्लियर करते हैं। जैसे सपोज दैट, एकदम क्लियर करिएगा, एक छोटा सा हम आपको फिगर बनाते हैं, उसमें ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, सारा चीज आपको समझाया हुआ है। बस हम फोकस करेंगे कि डीएनए पोल 1 किस तरीके से प्रूफ रीडिंग का काम करता है और किस तरीके से उसमें प्रूफ रीडिंग होता है, इसको हम समझाएंगे। बाकी आपको हम कॉन्सेप्ट समझा देंगे डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो जैसे हमने एक डीएनए लिया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और वो जो डीएनए होगा वो एंटी पैरेलल होगा। अब ये एंटी पैरेलल जो होगा, ये एंटी पैरेलल जो होगा, ये आपका हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये आपका हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इसमें आपका बेस जो है वो हो गया A T C G C। तो ये जो आपका बेस हो गया A T C G C, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इधर आ जाएगा T है तो A, C है तो G, G है तो C और C है तो G। तो इस तरीके से आपका डीएनए बना। इसी का हमको रेप्लिकेशन करना है। हम ज्यादा बड़ा नहीं लिए,
इसी का रेप्लिकेशन करना। तो रेप्लिकेशन करना है तो दोनों स्टैंड क्या करेगा, आपका टेम्पलेट का काम करेगा। सबसे पहली बात है तो एक बार में पूरा सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा था कि एक बार में सेपरेट, लेकिन यहाँ पे हम आपको करके, मेरा मेन मोटो है कि डीएनए पोल 1 काम कैसे करता है उस पर फोकस करना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये और थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं ताकि आपको समझाने में मेरे को आसानी हो। अब ये हो गया जी सी जी और ये हो गया सी जी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन, ये क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका हो गया, एक स्टैंड हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा स्टैंड हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम करे, तो इधर एक स्टैंड को हमने यहाँ से सॉर्ट आउट कर दिया, दिख रहा होगा। अब यहाँ से ये स्टैंड हम इधर से निकाले और ये स्टैंड को हम इधर निकाल करके आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये क्लियर कीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। अब ये स्टैंड में क्या था, ये स्टैंड का डायरेक्शन ऐसे था 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, तो ए टी सी जी सी, उसका जी फिर सी फिर जी, कोई डाउट नहीं है, ये स्टैंड हो गया। अब यहाँ पे इतना दूर ही सपोज डेट खुला हुआ है, नीचे वाला आपका खुला हुआ नहीं है जो हम आपको पहले बताए थे। तो अब इतना दूर खुला हुआ, तो अब यहाँ पे हमको प्राइमर लगाना है। तो प्राइमर लगाना है तो प्राइमर इधर से तो नहीं लगेगा, क्योंकि इधर से यदि प्राइमर लगे तो 5 प्राइम ही हो जाएगा, प्राइमर भी अपना हो जाएगा 5 प्राइम, तो पहले हो जाएगा तो होना नहीं है। तो प्राइमर इधर से लगेगा, ये प्राइमर यहाँ से लगा, तो ये हो गया 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम, और ये एंजाइम का नाम आरएनए प्राइमेज। अब यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आएगा, और सी है तो क्या आएगा, जी आएगा, ये हो गया आपका प्राइमर। लेकिन ये जो प्राइमर है ये आरएनए प्राइमर है, ये याद रखिएगा, ये आरएनए प्राइमर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सी होगा, ये जो सी वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, इसके साथ जो शुगर होगा वो राइबो शुगर होगा। जी वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके साथ भी जो शुगर होगा वो राइबो शुगर होगा, क्योंकि ये आरएनए प्राइमर है और आरएनए में कभी भी डीऑक्सी राइबो शुगर नहीं होता है, राइबो शुगर होता है। तो ये आरएनए बना है, ये डीएनए नहीं बना है। अब इसी के एंड से अब क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड करेगा और डीएनए इस तरीके से बनाना शुरू कर देगा और एंड तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे इसका हो जाएगा 3 प्राइम और ये हो जाएगा 5 प्राइम। अब आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड पे डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम जोड़ करके आगे खींचते हुए लेके चला जाएगा। अब खींचते हुए लेके जाएगा तो जी है तो सी, सी है तो जी, जी है तो सी, सी है तो जी, क्लियर हो गया। टी है तो ए है तो टी, यहां तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है, इसके प्रूफ रीडिंग की अभी जरूरत नहीं, प्रूफ रीडिंग बाद में समझते हैं इसके बाद। तो अब क्या होगा कि वही बात यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो टेम्पलेट है यहाँ पे देखिए, ये हो गया टी, ये हो गया ए, ये हो गया जी, ये हो गया सी, ये हो गया जी, ये हो गया सी, ये हो गया जी, ये हो गया सी, और ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसमें जो प्राइमर बनेगा, ये प्राइमर तो ऊपर से नीचे बनेगा, तो ऊपर से नीचे बनेगा तो ये हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये टी है तो ए होगा और ए है तो ई होगा, ए है तो, क्योंकि ये प्राइमर है और ये प्राइमर है तो ये आरएनए प्राइमर है, ए है तो यू होगा। अब यहां से क्या होगा, अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड करेगा, तो बाइंड करेगा तो इसको खींचते हुए कहां लेके चला जाएगा, नीचे लेके चला जाएगा, और ये 3 प्राइम एंड होगा। ये जी है तो सी, सी है तो जी, जी है तो सी, सी है तो जी, जी है तो सी, सी है तो जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया कि अब इधर से एक, इस स्ट्रैंड से ये डीएनए बन गया और इस स्ट्रैंड से ये डीएनए बन गया, यानी एक डीएनए, ये एक डीएनए था, इससे 2 डीएनए बना, लेकिन ये वाला डीएनए खत्म हो गया। ये जो मदर डीएनए था ये खत्म हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे मदर डीएनए, ये हो गया मदर डीएनए। ये जो मदर डीएनए ये खत्म हो गया क्योंकि इसका एक स्ट्रैंड इसको मिल गया, इस डॉटर डीएनए को, इसको बोलते हैं डॉटर डीएनए। ये हो गया डॉटर डीएनए, ये भी हो जाएगा डॉटर डीएनए, ये हो गया डॉटर डीएनए। तो ये जो डॉटर डीएनए बना, अब मदर अपना एक स्ट्रैंड इस डॉटर को दे दिया और मदर एक स्ट्रैंड इस डॉटर को दे दिया। जब भी घर में पापा जी जो संपत्ति अर्जित करेंगे, यदि वो 2 भाई है तो क्या करेंगे, आधा एक को दे देंगे, आधा एक को दे देंगे, फिर बाकी जो अपना कमाएगा तो कमा करके अपना रखेगा। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मदर डीएनए था इसके जो एक स्ट्रैंड एक डॉटर को मिल गया और एक स्ट्रैंड एक डॉटर को मिल गया, और उसी के ऊपर एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ, उसी के ऊपर एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ, क्लियर हो गया।
अब ये जो स्टेन बना, इस स्टेन में आरएनए भी लगा हुआ, जो कि चीजें सही नहीं है, क्योंकि डीएनए के साथ कभी भी आरएनए नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, इस आरएनए वाले जो स्टेन ब्लू वाला था, इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, और रिमूव करके क्या करेगा, डीएनए का ही स्टेन ले आएगा, यानी ब्लैक कलर का ही स्टेन लाएगा, और यहाँ पे जी है तो सी, और सी है तो जी लेकर के आएगा, और शुगर होगा डीऑक्सीराइबोस, लेकिन इसको फिर ज्वाइन नहीं करेगा। उसी तरीके से यहाँ से प्राइमर को रिमूव कर देगा, ए को रिमूव कर देगा, तो ए को रिमूव करेगा तो ए ही लाएगा, लेकिन डीएनए वाला ए, यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर वाला ए, और यू को रिमूव करेगा तो टी लेकर के आएगा, टी लेकर के आएगा, लेकिन यहाँ पे आपस में इसको जोड़ नहीं पाएगा, इसको जोड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं, बस लेकर के आ गया। फिर क्या होगा कि लाइगेज आएगा और इस दोनों को जो टूटा हुआ था उसको जोड़ देगा, और यहाँ भी इसको जोड़ देगा। अब ये एक नया डॉटर डीएनए है, ये एक नया डॉटर डीएनए है, और ये जो दोनों डॉटर डीएनए है, ये आपस में फोटोकॉपी और कार्बन कॉपी है, फोटोकॉपी और कार्बन। ये डॉटर डीएनए का पहले हम तुलना कर ले। अब देखिए डॉटर डीएनए में ए टी है, 5 प्राइम पे ए, तो यहाँ पे 5 प्राइम पे ये जो रीजन होगा, ये 5 प्राइम इधर, तो 5 प्राइम पे ए है तो 3 प्राइम पे टी है, यानी ये 5 प्राइम पे जो सीक्वेंस यहाँ पे है, ए टी सी जी सी जी सी जी जी सी जी, तो यहाँ पे 5 प्राइम पे जो सीक्वेंस है, ए टी सी जी सी जी सी जी, यहाँ भी वही सीक्वेंस है, ए टी सी जी सी जी सी जी, क्लियर हो गया। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री इधर है, तो इसका भी यहीं पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये दोनों का सीक्वेंस 100% सिमिलर, 100%। फिर ये दोनों डॉटर डीएनए का जो सीक्वेंस है वो मदर से 100% सिमिलर, तो ये दोनों भी आपस में कार्बन कॉपी और फोटोकॉपी हो गया, और मदर का भी कार्बन कॉपी और फोटोकॉपी हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लेकिन ये चीज है कि एक स्टैंड ओल्ड है जो मदर वाला है, यहाँ पे ओल्ड स्टेन ये वाला हो गया, और यहाँ पे ओल्ड स्टेन ये वाला हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला ओल्ड स्टेन हो गया। ये ओल्ड स्टेन और ये न्यूली सिंथेसाइज स्टेन है, और यहाँ पे ये ओल्ड स्टेन है, ये न्यूली सिंथेसाइज स्टेन है। तो इसे क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्लियर हो गया। अब एक काम डीएनए पॉलीमरेज 1 और कर सकता है, क्या करेगा, तो यदि सपोज डेट यहाँ पे टी के बदला ये जो टी था, इसका पेयरिंग जो है, ये पेयरिंग यहाँ पे टी के जगह पे टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टी का कॉम्प्लीमेंट्री सपोज दैट गलती से जी आ गया, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, मेनली डीएनए पॉलीमरेज जो 1, डीएनए पॉलीमरेज 1 ये प्रूफ रीडिंग मेनली करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी प्रूफ रीडिंग कर सकता है, लेकिन उसको जोड़ने के समय गलती पता चलेगा तब। जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं बायोलॉजी, तो ये जो आप लिख रहे हैं बायोलॉजी, तो यहाँ ई जब लिख दिए, और आपको तुरंत पता चल गया कर्सर इसी जगह पे, तो आप यदि यहाँ पे डिलीट कीजिएगा तो ये ई डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो गया। लेकिन यदि आप यहाँ पे गलती लिखे हुए हैं, इस जगह पे आपका गलती है, तो फिर यहाँ पे डिलीट मारिएगा तो ये वाई डिलीट हो जाएगा। कौन डिलीट हो जाएगा, वाई। ये यहाँ पे जो एरर होगा, ये जो बायोलॉजी है, यहाँ पे एल आपका, यहाँ पे एल के जगह पे मान लीजिए क्या आ गया, तो ये यहाँ पे यदि मान लीजिए कि जेड आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया तो ये कर्सर यहाँ पे डिलीट मारिएगा तो ये वाई डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट नहीं होगा। तो अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, उठा करके लाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी प्रूफ रीडिंग करता है, डीएनए पोल थर्ड भी प्रूफ रीडिंग करता है, तो इमीडिएट गलती हो जाए। यहाँ पे यदि कोई मिस्टेक हो गया, यदि इस जगह पे कोई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जेड आ गया, तो ये कर्सर इसको डिलीट कर सकता है। यानी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तुरंत जुड़ा हुआ बेस यदि गलती है और पता चल गया तो वो सुधार सकता है। लेकिन एक बार यदि वो आगे बढ़ गया, अब यहाँ पे टी जोड़ दिया, तो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इधर से आकर के इधर ये अपने काम को सही नहीं कर सकता। तब डीएनए पोल 1 आएगा और क्या करेगा, इस जी को यहाँ से कट करके हटा देगा और जी के जगह पे यहाँ पे ए ले आएगा, क्लियर। तो लेकिन ये क्वेश्चन उठ गया कि ये जो जी था यहाँ पे, तो ये जी के जगह जी के हिसाब से यहाँ पे सी क्यों नहीं लाया, जी के हिसाब से यहाँ पे सी क्यों नहीं लाया, टी के हिसाब से यहाँ पे ए क्यों आया। तो ये डीएनए पॉलीमरेज को ये कैपेसिटी है कि ये पता लगा लेता है कि कौन ओल्ड स्ट्रेन है, यानी कौन टेम्पलेट है, कौन टेम्पलेट नहीं है, क्योंकि जो टेम्पलेट स्ट्रेन होता है वो मिथाइलेटेड होता है,
उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, जो मिथाइलेटेड ग्रुप वाला टेम्पलेट होता है उसके हिसाब से कंप्लीमेंट्री लेके आता है। तो ये मिथाइलेटेड वाला जो आपका स्टैंड है, इसका कंप्लीमेंट्री टी का कंप्लीमेंट्री ए लेकर के आएगा। तो जी यहां से रिमूव कर। अब ये जो न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है, इसमें अभी मिथाइलेशन नहीं हुआ है। तो मिथाइलेशन नहीं हुआ है तो इसको पता चल गया कि ये टेम्पलेट नहीं है, और इधर मिथाइलेटेड है तो इसको डीएनए पॉलीमरेज 1 को पता चल गया कि मिथाइलेटेड है तो ये टेम्पलेट है। तो इसके हिसाब से टी के कंप्लीमेंट्री को लेके आएगा और वो कंप्लीमेंट्री हो जाएगा ए। इसका मतलब हो गया डीएनए पॉलीमरेज 1 टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट को डिसाइड करते हैं, कौन न्यूली सिंथेसाइज है और कौन ओल्ड वाला टेम्पलेट है। तो वो टेम्पलेट को पहचानता है किसके हिसाब से, तो मिथाइल के हिसाब से, और मिथाइलेटेड है तो वो टेम्पलेट हो गया, उसके हिसाब से कंप्लीमेंट्री बेस ला करके उसको प्रूफ रीडिंग करके वो डीएनए को सही कर देता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 है, ये दोनों मेनली प्रूफ रीडिंग के लिए, लेकिन जब 1 नहीं रहेगा तब 2 करेगा, यदि 2 है और 1 है तो 1 ही आपका प्रूफ रीडिंग का काम। इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 डीएनए रेप्लिकेशन के एक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के जो सही होने का रेट है, म्यूटेशन का चांस है, उसको कम कर देता है। यदि ये लोग नहीं हो, प्रूफ रीडिंग नहीं हो, तो म्यूटेशन का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे फास्ट ये भी डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है, लेकिन स्लो 150 बेस पेयर पर सेकंड करेगा। लेकिन यदि डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट होगा तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड कर देगा, यानी 1 सेकंड में 2000 बेस को जोड़ देगा। तो स्पीड डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट का ज्यादा होता है, इसलिए वो मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम। डीएनए पोल 1 एंड डीएनए पोल 1 एंड डीएनए पोल 2, ये जो आपका है ये मेनली डीएनए का प्रूफ रीडिंग के लिए। डीएनए प्रूफ रीडिंग यानी प्रूफ मतलब हो गया कि कोई गलती है तो उसको पढ़ करके सही करना, ये प्रूफ रीडिंग के लिए। लेकिन ये सिंथेसिस भी कर सकता है कि स्लो सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? स्लो। तो स्लो सिंथेसिस करने से आपका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा सेल के नंबर के बढ़ने के साथ में, क्योंकि आप सेल साइकिल में जो डीएनए रेप्लिकेशन का बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट में ये प्रोकैरियोटिक चल रहा था, यूकैरियोटिक सेल में वो एस फेज में होता है। यूकैरियोटिक सेल, बार बार बोलो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में एस फेज में हो रहा था। तो इसलिए कि एस फेज का एक ड्यूरेशन फिक्स होता है कि 8 घंटे चलने, और 24 घंटे में यूकैरियोटिक सेल डबल हो जाता है। तो ये सेल तभी डबल होगा जब डीएनए डबल होगा। डीएनए डबल नहीं होगा तो सेल डिवाइड कर ही नहीं सकता। ये कभी नहीं होगा कि डीएनए डबल नहीं हुआ और सेल डिवाइड करे, ये संभव नहीं। तो डीएनए को डबल होने के लिए टाइम है 8 घंटा। यदि वो धीरे 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 मूव करेगा तो पता चला कि 4 दिन में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और सेल को 1 दिन में डिवाइड करना। इसलिए कि डीएनए पॉलीमरेज 3 को चुना गया मेन डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, जिसका स्पीड है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सेमी कंजर्वेटिव का थोड़ा सा बात करके इसको पैक करते हैं। यहाँ पे इसी चार्ट को हम बनाते हैं, 2 अलग कलर से क्लियर करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो आपने एक डीएनए लिया, ये डीएनए हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ए टी सी जी, और ये आपका हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये हो जाएगा इसका कंप्लीमेंट्री, ए है तो टी, टी है तो ए, सी है तो जी, जी है तो सी। अब ये स्टैंड टेम्पलेट का काम करेगा और वो भी स्टैंड, डीएनए में दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम करता है, तो दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम कर रहा है। ये भी स्टैंड आपका टेम्पलेट का काम कर रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पे आपका हो गया टी, ए, जी और सी। अब जो न्यू स्टैंड बनेगा, और यहाँ पे आपका हो गया इसके हिसाब से ए, टी, सी और जी। अब यहाँ पे जो न्यू स्टैंड बनेगा, इस पे भी बनेगा, इस पे भी बनेगा। इस पे जो बनेगा तो इधर से बनेगा, और यहाँ पे हो गया ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब ये जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए, ए है तो टी, और इस पे बनेगा ऊपर से नीचे, तो ये बनेगा ऐसे, ये बन गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये टी है तो ए, ए है तो टी, जी है तो सी, सी है तो जी। अब ये दोनों जो हो गया आपको पता चल जाएगा सेमी कंजर्वेटिव है। ये जो ब्लैक वाला कलर है ये टेम्पलेट स्टैंड है, ओल्ड स्टैंड है। ये जो ब्लैक वाला कलर है ये भी टेम्पलेट स्टैंड है, ओल्ड स्टैंड है। ये जो ब्लू वाला कलर आया है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड है। तो एक पुराना और एक नया, इसलिए क्या बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। अब इस दोनों को देखिए एक जैसा लगेगा, एटी एटी, टी ए टी ए, सी जी सी जी, जी सी जी सी, ये दोनों डॉटर डीएनए है। ये कार्बन कॉपी और फोटोकॉपी हो गया। मदर से मैच करो, मदर से भी मैच कर जाएगा, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। तो ये दोनों आपस में भी फोटोकॉपी है या कार्बन कॉपी बोल सकते हो, और ये इसके भी, मदर के भी कार्बन कॉपी और फोटोकॉपी है। तो इसका मतलब होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे 2 बातें आ रही है कि डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा तो जो डीएनए बनेगा
वो आपस में क्लोन ही होगा, 100% सिमिलर होगा उसके सीक्वेंस। ये हो गया, यानी उसको कार्बन कॉपी और फोटोकॉपी बोलेंगे। दूसरी बात होगी कि ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव होगा, यानी जो डीएनए बनेगा, कोई भी डीएनए होगा उसमें एक ओल्ड होगा और एक न्यू होगा, एक ओल्ड होगा एक न्यू होगा। हम आपको आगे बता देंगे कि ये प्रूफ किया जाएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है। क्लियर हो गया इसको?